Hey everyone, good evening, good evening, good evening. Can you please confirm once कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों आप तक पहुंच पा रहा है? क्विकली जल्दी से कंफर्म कर दीजिए. एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड. अगर नहीं आ रहा है ऑडियो और वीडियो, जल्दी से रिफ्रेश करिए अपने पेज को. जस्ट बिकॉज माई वीडियो स्टार्टेड ऑलरेडी, मेरा क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है. वीडियो चली क्या? विजिबल नहीं है? ऐसे कैसे विजिबल नहीं है भैया? ऑडियो ऑडियो भी नहीं चला क्या? स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ऐसा कैसे भाई? चल रहा है यार, मैं अपने आप को देख पा रहा हूं. नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार. स्वागत है आप सब लोगों का. हाथ जोड़कर स्वागत है. नमस्कार. अरे विजिबल है, वीडियो दिख रहा है, मैं अपने आप को देख पा रहा हूं. हाँ जी, विजिबल है. ओके, अच्छी बात है. आपकी खुशकिस्मती है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको लर्निंग मिलेगी. मतलब मेरा देखना जरूरी नहीं है, ये स्क्रीन देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपको लर्निंग मिलेगी और यही आपकी गेट के लिए काम आने वाली है, करियर बनाने वाली है. चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइज? आप सब लोग ठीक हैं? कैन आई अटेंड टुडे क्लास? आई स्किप यस्टरडेज क्लास. प्रतिमा जी, पहली क्लास थी. बेसिक आइडिया तो आपको कल की क्लास का होना जरूरी है, तभी आप आज का क्लास जो है कर पाएंगे. सुना है कि आप बाली गए थे. सुना? किसने बोला तुमको ऐसा? किसने बोला आपको ऐसा? किसने फोन लगा के बताया था? यूं बोलिए, देखा है सर, क्योंकि मैंने पोस्ट की थी कुछ जगह पे. आई एम गुड, आई एम गुड. सर मेरा बैकलॉग है 3 चैप्टर सीओए में. बेटा जी, वो आपको शुरुआत में जब हमारा कोई भी कोर्स स्टार्ट होता है तो इतना ज्यादा फ्लो नहीं आता, स्लो चलती हैं चीजें. तब आप पिछले पुराने कोर्सेज के बैकलॉग क्विकली क्विकली कर सकते हो. वीकेंड में कर लेना, है ना? आप लोग सब बढ़िया हैं सर? एनी बुक टू प्रेफर? देखिए, बुक एज सच आपको कोई जरूरी नहीं है प्रेफर करने की या रेफर करने की, कुछ भी जरूरत नहीं है. आप बस लेक्चर फॉलो करो, जो मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं वो सॉल्व करो, डीपीपी क्विज लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, एंड में सबसे आखिरी में टेस्ट सीरीज लगाएंगे. हमारा काम बन जाएगा. बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सुना है, वो भी देखेला ही होगा तुमने. सुनेला नहीं होगा, बट ठीक है. यस, 6th मंथ बर्थडे था. चलिए, प्रैक्टिस शीट्स ऑफ सीओए मैं आप लोगों को अपलोड करके दूंगा जब अगला सैटरडे को हमारा जो डाउट सॉल्विंग सेशन आने वाला है उसके क्लास में, क्लास नोट्स में. एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मैं अगर इन लोगों को बोलता हूं, ऑफिस वालों को, तो वो बोलते हैं सर इस फॉर्मेट में दो, वो उस फॉर्मेट में दो. अपने एक काम करेंगे, मैं यहां पे आपको अपलोड कर दूंगा, एज इट इज डाल दूंगा, वो क्लास नोट में चले जाएगा. तो जो डाउट सॉल्विंग वाला जो नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को लेने वाला हूं, उसमें आपको वो पीडीएफ डाल देंगे, बढ़िया रह जाएगा. सर हैंड हेल्ड फिर से समझा दीजिए. बेटा जी, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो आप हाथ में उठा के ले जा सकते हो, समथिंग लाइक योर मोबाइल फोन, टैबलेट्स, बहुत सारे गेमिंग कंसोल आते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस. उस डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसे बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, glad learning from you. I am also very glad that I am teaching you guys. Okay, now let's keep the, you told to remember page fault during COA. Page fault will come after 10-15 classes in the operating system. Okay, thank you, thank you, thank you. Whatever your comments are regarding the learning experience, etc., etc., let's have that experience rather than talking about it. है ना? अरे सर, विदेश जाने में क्या मजा आएगा, यूरोप की गलियों में घूमने में क्या मजा आएगा, बातें ही करते रह जाएंगे या गली में जाएंगे भी? जाने के लिए एक्सपीरियंस करने में ज्यादा मजा आएगा ना, तो लेट्स डू दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके, अभी सबसे पहले हमने कल जो देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये देखा. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के हमने देखे. आज हम उसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और हम देखेंगे दो चीजें मेनली, ड्वेल मोड ऑफ ऑपरेशंस और प्रोसेस क्या होती है. कल तक तो मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रोग्राम प्रोसेस एक ही चीज है, समझो जब तक
जब तक कि मैं प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस नहीं बताता। जब आज बता दूंगा फिर प्रोसेस को प्रोसेस ही कहा जाएगा और प्रोग्राम को प्रोग्राम ही कहा जाएगा, है ना। चल अब एक चीज और, हर बार ऐसा होता है कि कोई भी कोर्स चालू होता है या उसके बीच में भी आप लोगों के मन में हजारों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर ओएस का वेटेज बता दो, बुक बता दो, सर ये भी प्रॉब्लम है, बैकलॉग एटसेट्रा है, उसको कैसे कवर करना है ये बता दो, ये कर दो वो कर दो। बात सिंपल सी है बॉस, ये 2 घंटे हमें असाइन हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो है कोर्स की लर्निंग। अगर कोर्स नहीं सीखे तो चाहे इसका वेटेज 4 मार्क का हो या 8 मार्क का हो, आपको कुछ नहीं मिलना है, 0 मिलेगा क्योंकि आपने सीखा नहीं। और अगर आपने कोर्स सीख लिया तो चाहे 8 मार्क का वेटेज है या 6 मार्क का वेटेज है, ये कोर्स का सारा मार्क्स आपको लगभग मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो ये वेटेज एटसेट्रा एटसेट्रा ये क्लास के अलावा की बात है। ये अवेयरनेस वाली चीज जो है हम लर्निंग फेज में बात नहीं करेंगे। मैं बहुत सीरियस हूं आपके करियर के लिए, क्योंकि आपका करियर बनाने के लिए वो जो लर्निंग वाला टाइम हमें मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इधर उधर के क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में अगर आते हैं, उसके लिए मैं अलग से डिस्कशन सेशन लेता हूं, ले लूंगा। क्लास अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो बाद में सबसे आखिरी में बात कर लेंगे। बहुत बार ऐसा किया है, सीओए में भी, यहां भी करेंगे। आपसे टच में रहूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट जब पढ़ाई की बारी आएगी सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए ओके, तो इधर उधर की बातें साइडलाइन करते हैं, फोकस करते हैं लर्निंग पे। यहां से आपको क्या सीखने मिलेगा आज? तो आज हम देखेंगे ड्वेल मोड ऑफ ऑपरेशंस, प्रोसेस, और प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करती है वो। बिफोर वी गो फॉर ड्वेल मोड ऑफ ऑपरेशन, एक छोटी सी चीज बता देता हूं, उसे कहते हैं सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होता है? सिस्टम कॉल इज अ वे फॉर प्रोग्राम्स टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे ये तो डेफिनेशन है, हमको बताओ ना सर। देखो सिस्टम कॉल कुछ नहीं, एक फंक्शन कॉल की तरह समझ लो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ है, आपने रखा हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, यस। जब वो रन करेगा तभी आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, पक्का सच है ये बात। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी करवाना है तो उसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि मुझे ये काम है ये करके दे दो, ये काम है ये करके दे दो, ये काम है ये करके दे दो। तो जब मैं या कोई भी मेरी ऐप जो उस कंप्यूटर सिस्टम पे रन कर रही है, या तो यूजर या कोई एप्लीकेशन, दोनों में से कोई भी ओएस की सर्विस चाहती है तो ओएस को बुलाना पड़ता है, अरे ओ ऑपरेटिंग सिस्टम साहब आओ और हमारा ये काम करो, पधारो साहब। तो ये जो कॉलिंग है, यही कॉलिंग को कहा जाता है सिस्टम कॉल। एक एग्जाम्पल देता हूं, बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है। आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो, आपने ऑन किया, सबसे पहले जो आपको दिखता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप दिखता है ना। डेस्कटॉप पे यहां पे ढेर सारे आइकन्स होते हैं अलग अलग, जो फाइल फोल्डर या एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल कर रखी हैं वो। फिर कुछ आइकन्स यहां भी होते हैं कॉर्नर में, यहां पे कुछ, यहां भी होते हैं अलग अलग। ये जो खाली जगह है यहां पे, अगर यहां पे आपने राइट क्लिक किया तो क्या होता है? ये जो खाली जगह है, अगर ये खाली जगह है तो उस पे राइट क्लिक करने पे क्या होता है? यहां पे राइट क्लिक करने पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, कुछ तो मेन्यू ऑप्शन दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ तो ऑप्शन दिखता है। मैं भी देख लेता हूं मेरे को क्या दिख रहा है। राइट क्लिक जैसे ही मैंने किया, मेरे को दिखा व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज्ड, शो मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस पे मैंने क्लिक किया तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, स्कैन फॉर थ्रेड्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज्ड, ओपन इन टर्मिनल एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। अच्छा ये ऑप्शन दिखे तो दिखे कैसे? ये ऑप्शन आपको दिखे तो दिखे कैसे, इसका रीजन क्या है? जैसे ही आपने राइट क्लिक किया ना बाबू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कॉल गया जिसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल, और उस सिस्टम कॉल का रिस्पॉन्स आया ऑपरेटिंग सिस्टम से, अरे ओ बउआ तुमने राइट क्लिक किया, इस जगह पे किया, अच्छा चलो ये रहा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा सा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। कोड मतलब कि कोई छोटा सा प्रोग्राम लिखा होगा पीछे, वो एग्जीक्यूट करेगा और आपको वो मेन्यू ऑप्शन दिखाई देगा। दिखा ना? यस, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ,
दिखा। यस, अगर मान लो आपने यहां पे किसी फाइल पे राइट क्लिक कर दिया होता तो ऑप्शन कुछ और आते, अलग टाइप के आते ना। करके देखो, अरे करके देख लेना रे बाबा, करके देखने का, अगर कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास, करके देखने का। किसी फाइल पे या फोल्डर पे या किसी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करोगे तो कुछ अलग दिखेगा, होगा ना। राइट क्लिक करने की बात कर रहा हूं मैं। तो अब अगर आपने राइट क्लिक किया, कुछ और दिखा फाइल पे, ये कैसे दिखा? अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम साहब ने किया, पर हुआ क्या? प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस ये हुई कि जैसे ही आपने राइट क्लिक किया, उस राइट क्लिक पे एक सिस्टम कॉल आया। सिस्टम कॉल आया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक रिक्वेस्ट गई कि भैया इस वाले आइकन पे राइट क्लिक किया गया है। उसके रिस्पॉन्स में ओएस ने छोटा सा प्रोग्राम रन किया, और वो छोटा सा प्रोग्राम जो था उससे आपको वो मेन्यू ऑप्शन यहां पे दिख गए। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप कुछ भी काम करवाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से या करवाना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में एक रिक्वेस्ट जाती है। उस रिक्वेस्ट को कहा जाता है सिस्टम कॉल। तो कोई भी ऐसी चीज, चाहे मैं कर रहा हूं या फिर मेरा एक कोई ऐप कर रहा है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ ना, ऐप कैसे रिक्वेस्ट करेगा? एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के तो बात ही नहीं समझ में आएगी। बिना एग्जाम्पल के तो बात समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। कल भी मैं इस बारे में बात कर ही रहा था। तो एक काम करते हैं, हम एक एप्लीकेशन खोलते हैं जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मेरे कंप्यूटर सिस्टम में रहती है। मैंने ये एप्लीकेशन ओपन की, ठीक है। फिर मैंने एक स्लाइड बनाई। स्लाइड मतलब मल्टीपल स्लाइड का एक डेक बनाया। क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन बोलते हो इसको, डेक बोलते हो उसको, स्लाइड्स का कॉम्बिनेशन, जो भी बोलते हो बोल दिए, है ना। पीपीटी आपने बना दी पूरी। आपने जैसे ही ये पीपीटी बना दी, अब चाहते हो कि इसको सेव करें। सेव करें तो आप क्या करते हो, जैसे ही आ जाते हो यहां पे एक बटन होता है फाइल के नाम से, या फिर सेव का डायरेक्टली बटन होता है। इतना अगर नहीं करना है तो कंट्रोल एस भी नाम की एक चीज होती है, शायद आपको पता हो। कंट्रोल एस आप जो है क्या कर देते हो, दबा देते हो, तो वो सेविंग का ऑप्शन आ जाता है। आया? जैसे ही आपने कंट्रोल एस दबाया, सिस्टम कॉल हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया? नहीं बाबू नहीं, मैं बता देता हूं कैसे। देखो, कंट्रोल एस करके करना क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी या जो डिस्क है आपकी, चाहे वो हार्ड डिस्क टाइप की हो या एसएसडी टाइप की हो, डिस्क है, डिस्क में इस फाइल को आपको सेव करना है परमानेंटली, किसी न किसी एक लोकेशन पे जाके, डेस्कटॉप पे जाके, या फिर आप चाहो तो किसी एक स्पेसिफिक ड्राइव के फोल्डर में जाके, जहां भी जाके आपकी मर्जी, आप उसको सेव करना चाहते हो। पर अगर सेव करना चाहते हो, कहां करना है इसको? हार्ड डिस्क में सेव करना है। हार्ड डिस्क में अगर सेव करना है तो बबुआ, ये आपका पीपीटी जो है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसमें इतना एबिलिटी या इसको इतनी ताकत नहीं दी गई है कि ये हार्ड डिस्क को एक्सेस कर पाए। नहीं, रीजन बताऊंगा मैं बाद में, पर ये ऑपरेशन प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है कि हार्ड डिस्क में जाके कोई फाइल को सेव करना है, और ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो ये प्रिविलेज अगर ओएस के पास है, तो ये पीपीटी अगर सेव करनी है तो क्या करेंगे? ये पीपीटी को अगर आपको सेव करना है, आपने कंट्रोल एस दबाया या फाइल में जाके सेव एज या सेव पे क्लिक किया, तो ये जो पीपीटी है हाथ जोड़ के फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगा, सिस्टम कॉल करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो यूजर साहब बैठे हुए हैं इधर बाहर, ये चाहते हैं कि इस फाइल को सेव किया जाए। ओएस जो है वो कॉल होगा, ओएस का प्रोग्राम रन होगा, और ये ओएस का प्रोग्राम आपको पूछेगा कौन सी लोकेशन पे आप स्टोर करना चाहते हो, बताओ जरा। तो यहां पे छोटा सा एक विंडो ओपन होता है। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या ये विंडो ओपन होता है? ऐसा छोटा सा एक विंडो ओपन होता है, यहां पे आपको
ऑप्शन दिखते हैं कि आप कौन से वाले फोल्डर में इसको सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे ही आपने एक ड्राइव, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर या और भी जो फोल्डर हैं वहां आपने नया फोल्डर बनाना है या कोई भी पुराना फोल्डर सिलेक्ट करना है, करने के बाद आपने एक फोल्डर सिलेक्ट किया, फिर फाइल का नाम यहां लिखने की ऑप्शन होती है, वो आपने फाइल का नाम लिखा, कंट्रोल एस किया या एंटर कर दिया, सेव बटन दबाया, क्या हो जाएगा, वो फाइल जाके सेव हो जाएगी। पर ये सेव की किसने? आपकी ये पीपीटी सॉफ्टवेयर ने नहीं। जो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नाम का सॉफ्टवेयर था ना, इसने नहीं किया। ये किसने किया? ओएस ने किया। तो जब भी कभी आपकी एप्लीकेशन या यूजर को कोई ऐसा काम करने की जरूरत है जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, तो बुलाना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करके, और उस रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है? सिस्टम कॉल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम कॉल कहा जाता है। आई बात समझ में? जब भी कभी आप फाइल से इंटरैक्ट करते हो तो डायरेक्टली नहीं हो पाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिस्टम कॉल करके बैकएंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस लेती है, तब जाके ओएस उस फाइल को आपको खोल के देगा। डायरेक्टली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका कोड, आपकी एप्लीकेशन उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकती। कुछ भी ऐसा प्रिविलेज्ड वर्क जो सिर्फ ओएस कर सकता है, अगर वो प्रिविलेज्ड वर्क, वो ऐसा वर्क जो कि बहुत हाईली प्रिविलेज्ड है, उस वर्क को करने के लिए एप्लीकेशन और यूजर जो है वो कैपेबल अगर नहीं है, तो रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बाय जनरेटिंग अ सिस्टम कॉल। मुझे अब एटलीस्ट उम्मीद है कि अब ये बात तो समझ में आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो फैसिलिटी चाहिए, जो वर्क करवाना है, उसको करवाने के लिए जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है यूजर की तरफ से या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ से, उस रिक्वेस्ट को सिस्टम कॉल कहा जाता है। समझ में आ गई बात? सर ओएस कंप्यूटर में होता कहां है? बेटा ये प्रोग्राम है जो इंस्टॉल्ड रहता है और रन करता रहता है। ये बात समझ में आ गई? सर कोई एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी ओएस की परमिशन चाहिए? बिल्कुल बेटा जी, ये हम समझेंगे अगले और कुछ दिनों में कि ये परमिशन कैसे मिलती है। बट अभी जो मैंने समझाया, क्या उतना क्लियर है? किसी ऐप को ओपन करने के लिए भी ऑफ कोर्स ओएस यूज होता है, वो भी हमको समझ में आएगा। जो मैंने समझाया, क्या इतना समझ में आया? जो मैंने समझाया, क्या इतना समझ में आया कि सिस्टम कॉल होता क्या है? सिस्टम कॉल इज द वे जिससे कि प्रोग्राम्स या यूजर इंटरैक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कॉल करते हैं कि भाई साहब मेरा ये काम कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, तो जो भी काम करवाना है ओएस से एप्लीकेशन प्रोग्राम को या यूजर को, तो सिस्टम कॉल के थ्रू ही वो करवाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? अगर इतना क्लियर है तो अब हम बात करेंगे डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन की। डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी मम्मी आपको घर के किचन में एंटर होने देती है? लेट्स अज्यूम नॉट नाउ, आपकी एज है 12-13 साल की, 12 to 13 ईयर्स की आपकी एज है। उस टाइम पे आप शायद 7-8 क्लास में होंगे। क्या उस टाइम पे आपकी मम्मी आपको किचन में एंटर होने देती थी? किचन में एंटर होने देना मतलब कुकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट कुकिंग। इफ यू वांट टू कुक समथिंग, यू वांट टू प्रिपेयर टी, कॉफी और समथिंग, क्या आपके पेरेंट्स आपको उस एज में 10-12 साल की उम्र में आपको किचन में एंटर होने देते थे? नहीं। मेरी मम्मी का, आई गेस सुन भी रही होंगी बाहर बैठ के, मेरी मम्मी जो है उनका कहना यह था, हाँ तू किचन में मत जा, पूरा गंदा कर देगा, बनाएगा एक चीज खराब करेगा 25 चीज, इससे तो मैं बना दूंगी, मेरे को टाइम भी कम लगेगा, तेरे फैलारे ठीक करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। आई थिंक यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, डजेंट मैटर बॉय और गर्ल, इट्स लाइक जेंडर न्यूट्रल थिंग नाउअडेज। मेरे से बाद में काम कराया उन्होंने, अभी भी कराते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उस एज में आपको एंटर करने की परमिशन नहीं थी। कहां पे? किचन में। दूसरी चीज, एक और चीज,
मनी का कंट्रोल भी नहीं दिया। मतलब अगर हमें कुछ परचेस करना होता था तो हम पापा जी के सामने, पापा ये खरीदना है प्लीज ला दो, चाहे वो 10 रुपए का था या 15 रुपए का था, लाके वही देते थे, पैसे नहीं आते थे जेब में। चाहे वो 2 रुपए का पेन भी हो तो भी पिताजी ही लेके आते थे, हम लेके नहीं आते थे। छोटे थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे तब की बात कर रहा हूं मैं। मनी का कंट्रोल भी नहीं था, नहीं। मतलब मार्केट से कुछ बड़ी चीज खरीदना, किचन में कुछ कुक करना, ये ऐसे प्रिविलेज ऑपरेशन थे जो हम नहीं कर पाते थे। हमारे लिए कौन करते थे? हमारे पेरेंट्स करते थे, हमारे बड़े करते थे, है ना? यस और नो? ऐसा ही कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। सेम टू सेम चीज जो है कंप्यूटर सिस्टम में भी होती है कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो यूजर या यूजर के प्रोग्राम को करने की परमिशन नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि कोई फाइल अगर आपने पीपीटी नाम के सॉफ्टवेयर में बनाई तो उस फाइल को हार्ड डिस्क पे जाके सेव करने का जो ऑपरेशन है उसकी परमिशन पीपीटी नाम के सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को नहीं है। यह काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऐसे ढेर सारे ऑपरेशंस हैं जो प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस हैं और इनको करने की परमिशन ना तो यूजर को डायरेक्टली है और ना ही प्रोग्राम को डायरेक्टली है। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को नहीं है। तो कौन करेगा ये काम? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में ना ऑपरेटिंग सिस्टम भी सीपीयू पे रन होता है, यूजर का प्रोग्राम भी सीपीयू पे रन होता है। ओएस भी तो सॉफ्टवेयर ही है। ओएस जो है वो भी सॉफ्टवेयर ही है बाबू। मैंने आपको, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो उसके रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बाकी के सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमें रन करना है वो सारे। ऐसे सीपीयू पे एट ए टाइम तो एक ही कोई रन करता है, या तो ओएस रन करेगा या इनमें से कोई प्रोग्राम रन करेगा, है ना? सीपीयू पे रन होगा ओएस, तभी जाके तो आपका काम करेगा। हाँ, अब मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन हो रहा है या ओएस रन हो रहा है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक छोटी सी चीज बनाई गई है जो है मोड। जो क्या है? मोड है। ये मोड से मेरे सीपीयू को और मेरे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आइडिया लगता है कि अभी सीपीयू में रन कौन हो रहा है, ओएस या फिर ये प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि परमिशन की बात है ना। परमिशन की बात है। कैसे? कि अगर नॉर्मल वाला प्रोग्राम रन हो रहा है तो मेरा सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो ऐसा रहेगा कि ये नॉर्मल प्रोग्राम कोई भी प्रिविलेज्ड ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी प्रिविलेज्ड ऑपरेशन ये करने जाएगा तो रोक दिया जाएगा ना, तुमको इसकी परमिशन नहीं है। जैसे कि मैं छोटा हूं, 8 साल का हूं, अगर मैं कुछ खरीदने के लिए गया तो मार्केट में पैसे लेने से मना कर देंगे, बोल देंगे भैया तुम किसी बड़े को भेजो तब जाके हम तुमको मार्केट में कुछ सामान देंगे। किचन में गया, किचन का गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, मेरे बड़ी सिस्टर या बड़े भाई ने, छोटे भाई ने रोक दिया, ना 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 ना, किचन में तुम एंटर नहीं कर सकते, मम्मी कर सकती है, तुमको अलाउ नहीं है किचन में कुछ भी कुकिंग करना, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि सिस्टम में एक ऐसी सेटिंग है जिसमें कि यह बताया जाएगा कि कोई प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो वो यूजर वाला प्रोग्राम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रिविलेजेस में अंतर है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिविलेज्ड वर्क कर सकता है, यूजर प्रोग्राम नहीं कर सकता। यूजर प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो दो टाइप के मोड हैं, एक है यूजर मोड और एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम मोड। तो जब सिस्टम का मोड, मेरे कंप्यूटर सिस्टम का मोड जो है यूजर मोड है, इसका मतलब है कि कोई यूजर प्रोसेस रन हो रही है, उसको ऊपर ऊपर के छोटे मोटे काम करने के लिए अलाउड है। घर का काम जो भी करना है, अपनी स्टडीज करनी है, अपना बैग जमाना है, एटसेट्रा, जो भी काम है वो कर सकता है। बट जैसे ही प्रिविलेज्ड वर्क की बात आती है, प्रिविलेज्ड वर्क सीपीयू में ये प्रोसेसेस रन होके नहीं हो सकता। तो प्रिविलेज्ड वर्क कब होगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में रन होने आएगा तब ही होगा।
तो दो मोड है, दो मोड में डिफरेंशिएट इसलिए किया गया ताकि मेरा कंप्यूटर सिस्टम का सेटिंग ऐसा रहे कि प्रिविलेज्ड ऑपरेशन जो है, जो एक्चुअली हाईली प्रोटेक्टेड ऑपरेशन है, कि वो सिर्फ ओएस को ही परमिटेड है, वो ऑपरेशंस तभी हो जब सिस्टम का मोड सिस्टम मोड में हो या ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में हो, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन करने आए तभी वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन हो, वरना ना हो। तो यहां पे डुअल मोड ऑफ ऑपरेशंस मैंने यहां बताए हैं, देखिएगा। एक मोड बिट होती है जिसके थ्रू ये सेट होता है। मोड बिट अगर 1 है इसका मतलब है यूजर मोड है। कर्नल मोड या सिस्टम मोड या सुपरवाइज मोड, प्रिविलेज्ड मोड एक ही बात है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोड में है, मोड बिट 0 हो जाती है। तो मान लो कोई यूजर प्रोसेस रन हो रही है। अब यूजर प्रोसेस को कोई ऐसा प्रिविलेज्ड वर्क करना है, जैसे कि मुझे भूख लगी, मम्मी पराठा चाहिए, तो मैं मम्मी को बोल रहा हूं पराठा चाहिए, मतलब मैंने पहले अपने दिमाग में पूछा पराठा चाहिए, फिर मैं जाके मम्मी को बोलूंगा मम्मी पराठा चाहिए, है ना। या तो मम्मी चिल्ला के अभी तो बनाया था खाना, सवेरे की रोटियां रखी हुई है एज इट इज और तुमको पराठा चाहिए, सवेरे पहले ये खाओ। नहीं नहीं नहीं, छोटे थे तो मम्मी बना देती थी। जब हम छोटे थे तो मम्मी बना देती थी। तो मैं कह रहा हूं कि जब यूजर प्रोसेस रन हो रहा है, तो यूजर प्रोसेस अगर जब रन होता है तो यूजर प्रोसेस के टाइम पर मोड बिट रहेगी 1, मतलब मोड है यूजर मोड। इसका मतलब कोई भी नॉर्मल वर्क जिसके लिए प्रोटेक्शन नहीं चाहिए वो हो सकता है, नॉर्मल वाला वर्क हो सकता है। ये यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट करते करते कोई भी नॉर्मल ऑपरेशन अपना कर सकती है। बट जैसे ही इस प्रोसेस को कोई ऐसा काम चाहिए जो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन है, प्रिविलेज्ड ऑपरेशन मतलब कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसको करने की परमिशन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही है, यूजर प्रोसेस नहीं कर सकती वो काम। तो फिर यूजर प्रोसेस अगर नहीं कर सकती तो ये क्या करेगी यूजर प्रोसेस, ये देखो अभी बोला था मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करी, मम्मी मम्मी भूख लगी। मम्मी बोलेगी खा ले बेटा मूंगफली, नहीं नहीं मम्मी पराठा चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पे यूजर प्रोसेस जो है सिस्टम कॉल करेगी, सिस्टम कॉल करने पे मोड जो है चेंज हो जाएगा। मोड चेंज हो गया मतलब कि अब आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होने, और सिस्टम का मोड जो है या कंप्यूटर सिस्टम का जो मोड है वो कर्नल मोड या प्रिविलेज्ड मोड या सुपरवाइजर मोड में चले जाएगा। सुपरवाइजर मोड में चले गया, इसका मतलब अब ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता है, और वो सारे प्रोटेक्टेड ऑपरेशन जो ओएस को परमिटेड होते हैं सिर्फ वो कर सकता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम कॉल का जो भी बैकएंड पे एग्जीक्यूशन था वो करेगा, और उसके बाद में रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, मतलब कि ये कि जो भी हमने सिस्टम कॉल किया था, जो भी हमने रिक्वेस्ट की थी, मान लो यूजर प्रोसेस वो पीपीटी वाली थी, उसको फाइल सेव करनी थी, उसने किया सिस्टम कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, फाइल को हार्ड डिस्क पे सेव कराया, सेव कराने के बाद में जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, हो गया, वापस से मोड स्विच हो जाएगा यूजर मोड पे, सिस्टम कॉल से रिटर्न आ जाएंगे, आप वापस से अपने पीपीटी में एडिटिंग एक्सेट्रा जो करना चाहें कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये कुछ भी नहीं, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन होने आता है तो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंदर ये मोड बिट जो है वो चेंज हो जाती है, ताकि सीपीयू को ये आइडिया रहे कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन तभी एग्जीक्यूट करूंगा जो प्रिविलेज टाइप का है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन मैं तभी करूंगा जो प्रिविलेज टाइप का है जब मोड बिट 0 होगी, वरना नहीं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब ओएस रन करने आएगा तब ही प्रिविलेज्ड ऑपरेशन होगा, जब यूजर प्रोसेस रन होगी तो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन कोई भी रन नहीं होगा। अब मैं आता हूं आपकी इस बात पे कि सर ये हार्ड डिस्क पे कंटेंट सेव करना जो है वो प्रिविलेज्ड ऑपरेशन क्यों है, एप्लीकेशन खुद क्यों नहीं कर सकती। देखो अगर ऐसा हुआ तो आप जैसे लोग मतलब कि ऐसे लोग जिनका थिंकिंग ही डिस्ट्रॉइंग होता है ना। मैं समझता हूं इंजीनियर्स की सोच ही ऐसी होती, डिस्ट्रक्टिव वाली। खड़े हैं, किसी को देख रहे हैं, काश ये बंदा बाइक वाला अभी गिर जाए, इसके टायर पंचर हो जाए, काश ये गाड़ी जो जा रही है वो आगे जाके ठुक जाए, ये चलते चलते स्लिप हो जाए, बंदा गिर जाए। ऐसी ही सोच आती है तुम्हारी, है ना, ऐसी ही सोच आती है क्या नहीं।
तो ये डिस्ट्रक्टिव सोच जो है, अगर ऐसी सोच के साथ में किसी ने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो एक फाइल को डिस्क पे सेव कर रहा है, फिर से उसी फाइल को दूसरी जगह जाके सेव कर रहा है, फिर उसी फाइल को दूसरी जगह सेव कर रहा है, ऐसे करते 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 मल्टीपल जगह पे डिस्क पे वो सेव करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, वो पूरी डिस्क भर देगा फालतू में। अगर आपके प्रोग्राम को ये प्रिविलेज दे दिया कि आपका प्रोग्राम अपने से बिना ओएस की परमिशन के हार्ड डिस्क पे जाके डेटा सेव कर सकता है, तो आपका डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो पूरी हार्ड डिस्क भर देगा। अब बताओ, क्या यूजर को यह पसंद आएगा कि किसी दूसरे यूजर ने आपके कंप्यूटर सिस्टम पे एक प्रोग्राम चला दिया और उस प्रोग्राम ने पूरी हार्ड डिस्क भर दी? आपको मजा आएगा? अरे यार, मैं 1 TB का हार्ड डिस्क लेके आया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और मेरी पूरी हार्ड डिस्क भर गई। मजा आएगा उसमें? नहीं ना। तो ये ऐसे प्रिविलेज्ड ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में ही होते हैं, ताकि कोई भी यूजर प्रोग्राम फालतू की ऐसी चीज ना करे जिससे एक्सपीरियंस खराब हो हम एंड यूजर्स का। कोई भी प्रोग्राम ऐसा काम ना कर दे जिससे सिस्टम का प्रोटेक्शन की गड़बड़ हो जाए। इसलिए हम डुअल मोड ऑफ ऑपरेशंस लगाते हैं, ताकि क्या हो पाए, यूजर प्रोसेस जब रन हो तब सिर्फ वही काम करे जो प्रोटेक्टेड वाले नहीं है। जब प्रोटेक्टेड काम इसको चाहिए तो ये सिस्टम कॉल करेगा, और प्रोटेक्टेड वर्क या प्रिविलेज्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन पे होंगे, ओएस ही करेगा। सर, प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू हो सकता है इफ ऐप कैन एक्सेस ड्राइव। ऑफ कोर्स, वही तो बात है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन डिस्क ड्राइव को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगी तो इशू तो आएंगे। इसीलिए तो डिस्क ड्राइव को डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिलता, ऐप ओएस को बोलती है, ओएस उसके लिए एक्सेस करके देता है। ओएस का भी कोड होता है सर। हां जी, उसको कहां पढ़ेंगे? जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड नहीं मिलेगा आप कैसे पढ़ पाओगे? हमारे कोर्स में यहां पे अभी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है बस उतना ही पढ़ने को मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड भी हमको देखना है, पता नहीं अब ये पीडीएफ अवेलेबल है या नहीं, लिखिएगा पिंट ओएस पीडीएफ और पिंट ओएस कोड। ये एक आई गेस स्टैनफोर्ड ने एक पिंट ओएस बनाया है जो कि यूनिक्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपनली अवेलेबल है, इसका कोड एटसेट्रा अवेलेबल है, देख लेना ओपन करके, समझ में आ जाए तो। उत्सव, स्टडी इज वेरी सीरियस बिजनेस। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हो आप लोग यहाँ पे। वो तो मैं अपने खुद का एंटरटेनमेंट करने के लिए जोक मारता हूं ताकि मैं खुश रह पाऊं। मतलब क्या चाहते हो? टीचर यहां गाना गाए, डांस करे, पढ़ाए ना, बाकी सब काम करो। सर, इसका कोड कहां से होता है? किसका बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आपको दिखता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड आपको दिख नहीं सकता बेटा, आप देख नहीं सकते। उसका एक सॉफ्टवेयर है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, दैट्स इट। आप उसका कोड नहीं देख सकते। ऑलरेडी आप समझ सकते हो कि बस एग्जीक्यूटेबल फाइल टाइप की आपको दे रखी है जो आपने इंस्टॉल किया और उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने फोन के एप्लीकेशंस यूज करते हो, लाइक दैट। उसका कोड आपको दिखेगा नहीं, यू कैन नॉट यूज इट। हाँ, अगर आपको कोड देखना है तो यूनिक्स लिनक्स का कोड्स आप देख सकते हो, लिनक्स और लिनक्स का कोड आप देख सकते हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को यह समझ में आया कि ये डुअल मोड ऑफ ऑपरेशंस हमने किस तरीके से लगाया और क्यों लगाया। तो डुअल मोड ऑफ ऑपरेशंस हम क्यों लगाते हैं? यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोटेक्शन। हम सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी यूजर प्रोग्राम आके और कुछ ऐसी चीजें ना कर पाए जिससे कि सिस्टम जो है या कोई भी दूसरी प्रोसेस या हमारे सिस्टम के रिसोर्सेस, हार्ड डिस्क या कुछ और जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो, खराब हो। इसलिए हम प्रोटेक्शन लगाने के लिए डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन लगाते हैं। मोड बिट होती है सीपीयू के अंदर, जो हमारा रजिस्टर होता है स्टेटस रजिस्टर, उसके अंदर। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको सॉफ्टवेयर या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मिला है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के पूरे कलेक्शन में दो सब पार्ट होते हैं। जैसे कि आपने ओएस बोला, सर ये ओएस बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये है आपके पास, ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट आते हैं, दो पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। पहला आता है कोर पार्ट कर्नल और दूसरा आता है शेल। इससे करेंगे। मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें ढेर सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन बना दिया। तो वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन, कुछ प्रोग्राम्स को आप बोलोगे कर्नल, कुछ प्रोग्राम्स को बोलोगे शेल। अब ये है क्या, ये प्रोग्राम्स हैं क्या? कर्नल जो है कोर पार्ट है आपके ओएस का। ऑपरेटिंग सिस्टम की जितने भी फीचर हैं कि हार्ड डिस्क पे जाके फाइल को सेव करना, किसी प्रोग्राम को रन करने में मदद करना, मेन मेमोरी में कोई प्रोग्राम कहां स्टोर होगा वो देखना, जो भी मेन फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उस फीचर का प्रोग्राम या कोड लिखा होता है कर्नल में, द कोर पार्ट ऑफ ओएस। फिर आता है शेल। शेल इज नथिंग बट इस पर्टिकुलर कोर पार्ट को आप यूज कैसे करोगे। जैसे कि आपके पास अभी ओएस जो आता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू एक्सेसिबल है। आपका जो ओएस है उसमें जीयूआई है ना, बटन पे क्लिक करोगे, माउस ओवर करोगे, राइट क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो कुछ होगा, होता है ना, जीयूआई ही है। समझते हो ना जीयूआई क्या है? जो आपके विजुअल्स दिखते हैं, बटन दिखती है, एक आइकन दिखता है, फोल्डर दिखता है, जीयूआई है ना ये। तो ये जो जीयूआई है, ये जीयूआई क्या है? ये जीयूआई है शेल का पार्ट। मतलब कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूज करने के लिए क्या करना चाहते हो, कैसे फीचर देना चाहते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, किसी ने एंड्रॉइड फोन डेवलप किया, एंड्रॉइड या आईओएस डेवलप किया। इस एंड्रॉइड या आईओएस में होता क्या है, इस पर्टिकुलर फोन में फीचर है कि आप टच स्क्रीन से टच करके और फोन के सारे फीचर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो। तो ये टच स्क्रीन के टच पे क्या होगा, ये किसका पार्ट है? शेल का। मतलब टच स्क्रीन का जो डेवलपमेंट है, राइट, और उसका कोड है वो है शेल। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा उसका पूरा कोड यहां, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कैसे करना है उसका पार्ट यहां। दैट्स इट। तो कर्नल क्या है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है, कोर पार्ट ऑफ ओएस, which has all operating system features। अच्छा, आप सब लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं, आप सब लोगों के पास मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होगा, है ना? बताइए। मैक्सिमम लोगों के पास होगा। नहीं भी होगा तो एंड्रॉइड फोन देखा तो होगा, सुना होगा एंड्रॉइड फोन के बारे में, अपने दोस्तों के आसपास किसी न किसी के पास तो होगा, घर में किसी के पास होगा एंड्रॉइड फोन है तो, है ना? अच्छा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन डेवलप करता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप गरीब हैं। एंड्रॉइड का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मल्टीपल अलग अलग कंपनीज जो है एंड्रॉइड बेस्ड फोन बनाती है, इसलिए एग्जाम्पल आया। गरीब तो मैं हूं बाबू, हम गरीब हैं। आपके सामने रोज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपनी शक्ल दिखाते हैं। हाँ जी, आपने बोला गूगल, पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फीचर्स आपको मिलते हैं अलग अलग फोन में वो सेम होते हैं? देखो, बड़ी कंपनीज का नाम लूं मैं, वन प्लस, है ना, फिर गूगल खुद, फिर सैमसंग, है ना, यूआई, ओप्पो, वीवो, एमआई, ये सारी की सारी कंपनीज का जो आपको इंटरफेस दिखता है वो सब अलग दिखता है, दिखता है ना?
सब अलग अलग दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? यस, पर कैसे? इसलिए क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो बेस कोड है किसका, एंड्रॉइड के नए वर्जन का, एंड्रॉइड 8 9 10 11 जो भी है, 13 14 वॉट एवर, वो एंड्रॉइड का बेस वर्जन गूगल डेवलप करके और सारी कंपनीज को दे देता है, ले जाओ भाई। मतलब कि गूगल ने कर्नल बना दिया, बेस पार्ट बना दिया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर होंगे, वो सारे फीचर का पूरा कोड तैयार करके द कर्नल दे विल प्रिपेयर एंड गिव टू द कंपनीज। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने फोन के मॉडल के अकॉर्डिंग इस कर्नल में और चेंजेस करती हैं अपने तरीके से, कि नहीं नहीं मेरे को और एड ऑन फीचर चाहिए, तो वो कर्नल में भी चेंजेस करती हैं और उस कर्नल के ऊपर लगा देती हैं अपना शेल, अपनी स्किन्स लगा देती हैं अपनी, क्या, शेल। शेल का मतलब क्या है? शेल का मतलब है वो पार्ट जिसमें हम एंड्रॉइड के उस पर्टिकुलर कर्नल को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर को एक्सेस करने का तरीका, वो तरीका लगा देती है हर एक कंपनी अपने तरीके से। उनके विजुअलाइजेशन, उनके जो भी आइकन्स दिखते हैं, वो टच दिखता है, वो जो भी उनको एक्स्ट्रा फीचर देने हैं, वो सब अपने तरीके से डेवलप करके दे देती है। आउटर पार्ट, यस, यूआई अपना दे देती है। तो उससे क्या होगा, उससे हर एक का अपना अपना वर्जन दिखेगा, हर फोन का अपना अपना वर्जन दिखेगा। यस, दिखेगा, हाँ जी। अब मैं आता हूं अपने एक्चुअल इस कंप्यूटर सिस्टम में, किसमें, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं। तो जो मेन फीचर्स हैं वो कर्नल में रहेंगे और उसको एक्सेस करने का काम शेल में। अब शेल अलग अलग टाइप का हो सकता है, मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हो। वो क्या है? पहला तरीका होता है जीयूआई का, कि आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाओ। कि आप माउस क्लिक करेंगे, बटन क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कमांड लाइन इंटरफेस का। शायद आप में से कुछ लोगों ने अगर कोई शेल स्क्रिप्टिंग या स्क्रिप्टिंग यूज की है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये शायद समझ में आया होगा। नहीं तो मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं कमांड प्रॉम्प्ट तो चलाया ही होगा विंडोज में जाके। पावर शेल, एग्जैक्टली, लिनक्स में बिल्कुल। तो क्या आपने कमांड प्रॉम्प्ट चलाया है? कमांड प्रॉम्प्ट पे करते क्या हो? काम वही है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हो कि ये फोल्डर बना दो, बाय मेकिंग डायरेक्टरीज, मेकिंग अ फोल्डर। किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूं, MKDIR करके एक कमांड होती थी, मेक डायरेक्टरी, मतलब वो एक नया फोल्डर बनाने को बोल रहे हो तुम। नया तो फोल्डर हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, हाँ, वही काम GUI के थ्रू भी कर सकते हो, वही काम तुम कमांड दे के भी कर सकते हो। तो तुम जो ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कराना चाहते हो वो आप कमांड लिख के भी कर सकते हो थ्रू कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ये भी किसका पार्ट है? शेल का पार्ट है। तो आप जो काम करना चाहते हो क्लिक करके, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, जो काम करना चाहते हो वो कमांड लिख के भी कर सकते हो बाय कमांड लाइन इंटरफेस। नई फाइल बना सकते हो, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हो। याद आया वो DOS नाम की ये कमांड्स कुछ होती थी, है ना? यस, कमांड इज नॉट यूजर फ्रेंडली, ऑफकोर्स कन्वीनियंट नहीं होती है, बट होता तो है ना तरीका। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में पड़ता है ना, वो लिनक्स पे काम करता है, और लिनक्स पे कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर करके हर चीज समझता है ताकि उसे पता चले कि एग्जैक्टली ये काम कैसे होता है। CD टू ओपन द फोल्डर, यस बिल्कुल, CD डॉट डॉट फोल्डर से बाहर। तो ये अलग अलग तरीके हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फीचर को यूज कर पाओ, पर उसके लिए शेल दिया जाना चाहिए। शेल इज व्हाट? द वे यू विल यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट। तो कोर पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है जिसमें कोड है, बट उसको यूज करने का तरीका शेल में रहता है, चाहे आप GUI के थ्रू लिखो या कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू लिखो।
जब फोन अपडेट करते हैं तब कर्नल या शेल दोनों, बेटा दोनों में आता है, डिपेंड करता है कि वो जो आपने अपडेशन किया है उस अपडेशन में क्या चेंजेस आए हैं। इन जनरल तो दोनों में अपडेट आता है, कर्नल में भी आता है ताकि ओएस का फीचर चेंज हो, और शेल में भी आता है ताकि जो ग्राफिक इंटरफेस हो वो चेंज हो जाए। जब कभी ऐसा आता है ना कि ये सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट है, आईओएस में बहुत बार आता है कि दिस इज ओनली सिक्योरिटी अपडेट, तो बाहर से ना टच वगैरह कोई नया फीचर, कोई नया आइकन, नई एप्लीकेशन कुछ नहीं आती, बट इंटरनली जो कर्नल पार्ट है उसमें कुछ सिक्योरिटी वर्जन चेंज हो जाता है, सिक्योरिटी कोड चेंज हो जाता है, जिससे कि कर्नल पार्ट ही सिर्फ अपडेट होता है, बाहर कुछ नहीं दिखता नया अपडेट में, है ना। ओएस हैक होता है, बिल्कुल होता है, एंड्रॉइड बहुत अच्छे से हैक हो जाता है, जिसे हम रूटिंग कहते हैं। अगर आप रूट कर लोगे एंड्रॉइड के फोन को तो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। आईओएस क्रैक करना मुश्किल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस की। फर्मवेयर इज द पार्ट ऑफ शेल और कर्नल। बेटा फर्मवेयर, बायोस, ये सब ओएस का पार्ट नहीं है, ये हार्डवेयर पार्ट्स है। बायोस जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, ओएस का नहीं। फर्मवेयर जो है वो भी बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपको आता है हैक करना? मैंने एक कोर्स पढ़ा था आईआईसी बैंगलोर में जिसका नाम था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये जो कोर्स था, हमको जो पढ़ाया गया था वो गूगल स्पॉन्सर्ड था, मतलब उसका कोर्स का खर्चा पूरा गूगल ने दिया था। एक प्रोफेसर थे जो यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनको 6 महीने के लिए आईआईसी बैंगलोर में भेजा गया। उनका खाना रहना, एक्स्ट्रा फीस, वो सब गूगल ने दी थी। वो हमें पढ़ाने आए थे ये वाला कोर्स, जिसमें हमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के डेवलपमेंट और उससे रिसर्च से रिलेटेड काम करने बोला गया था। और जिसने उस कोर्स को लिया था, आईआईसी में ऐसा ही होता है कि आप ओपन मल्टीपल कोर्सेस होते हैं, उनमें से आपको जो चाहिए 2 3 4 जितनी रिक्वायरमेंट है उतने कोर्स आप एनरोल कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि कौन सा कोर्स आप पढ़ना चाहते हो। तो जिस बच्चे ने वो कोर्स लिया था 2011 में, उसको हर एक को 6 महीने के लिए, उस सेमेस्टर के लिए एक एंड्रॉयड फोन दिया गया था, गूगल का गैलेक्सी। गैलेक्सी था या कुछ और था, नहीं गूगल का गैलेक्सी नहीं था, गूगल का क्या फोन आता है यार, जो भी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो वाला फोन दिया गया था। और वो फोन हमारे लिए उस टाइम पे एक स्मार्टफोन होना, टच वाला, पिक्सल, हाँ उस टाइम पे कुछ और नाम हुआ करते थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर वो फोन हमको मिला था और ये गूगल ने ही दिया था। और वो फोन हमारे हाथ में होना, वो भी 6 महीने के लिए, बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि देखो आजकल तो स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में होते हैं, महंगे सस्ते, बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले वर्जन आ गए, पर उस टाइम पे स्मार्टफोन होना हाथ में बड़ी बात होती थी, वो भी एक स्टूडेंट के। हम बहुत खुश थे, फ्री में दिया था 6 महीने के लिए यूज करने के लिए। नेक्सस, यस नेक्सस था शायद। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज्यादा प्रिविलेज मिलता है वहां के स्टूडेंट्स को कि एक फोन 6 महीने के लिए आपको दिया, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, राउट करो, नया नया वर्जन आप एंड्रॉयड में बनाओ, नए एप्लीकेशन बनाओ, डालो, रन करो, जो करना है कर सकते हो। 2006 नहीं बेटा, 11 की बात की, 2011। हाँ ले लिया वापस, बड़ा दुख हुआ 6 महीने के बाद जब उन्होंने लिया, सबमिट कराया, बड़ा दुख हुआ। हम बोलते यार छोड़ दो ना, दे दो, तुमको तो कोई काम आएगा नहीं अभी। बट इट्स ओके। चलिए प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन is called as a process। अगर कोई प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में जाता है तो वो प्रोसेस में बदल जाता है, पर उस प्रोग्राम के साथ ऐसा क्या होता है कि उस प्रोग्राम को हम प्रोग्राम ना कहते हुए प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में जो एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है वो है रन टाइम एक्टिविटी। थोड़ी देर में समझ में आएगा, मैं बताऊंगा, बस अभी इंफॉर्मेशन के लिए समझो कि प्रोग्राम प्लस रन टाइम एक्टिविटी जुड़ जाएगी तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाएगा? प्रोसेस कहा जाएगा।
टाइप करने के लिए भी ओएस की रिक्वेस्ट है? नहीं बेटा, टाइप करने के लिए ओएस की रिक्वेस्ट नहीं जरूरत है। हार्ड डिस्क आप अपना हार्डवेयर यूज कर रहे हो, इंटरप्ट जाता है जैसे ही आप टाइप करते हो तब, और वो इंटरप्ट के थ्रू आपका स्क्रीन पे शो हो जाता है रिजल्ट। चलिए अब समझिए क्या है एग्जैक्टली ये रन टाइम एक्टिविटी, ऐसी क्या है जिससे प्रोग्राम में अटैच करने पे वो प्रोसेस बन जाता है। समझिएगा, मैंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा ताकि मैं एक नई कंपनी खोलूं। कोई भी एयरक्राफ्ट चलाने वाली या एयरलाइन की कंपनी का नाम बोलो आप, एयर इंडिया हो, विस्तारा हो, इंडिगो हो, कोई भी XYZ, लेट्स टॉक अबाउट एयर इंडिया, है ना, सबसे पुरानी कंपनी हमारे यहाँ की। एयर इंडिया ने अपना एक एयरक्राफ्ट खरीदा। अब इससे अच्छा एयरक्राफ्ट मैं बना नहीं पाऊंगा, समझ लो यही एयरक्राफ्ट है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब मान लो कि ये एयरक्राफ्ट है, ये एक हेलीकॉप्टर, सॉरी ये एरोप्लेन है। अब ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन और फ्लाइट में डिफरेंस क्या होता है सर? ये एरोप्लेन है, ठीक है, मैंने खरीद लिया, रख दिया, हाँ जी, ये प्रोग्राम इज एरोप्लेन। बट जब मैंने इस एरोप्लेन को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया कि भैया ये एरोप्लेन जो है वो बैंगलोर से दिल्ली फ्लाई करेगा, इसका टाइमिंग जो होगा, इसका टाइम होगा मॉर्निंग में 8:30 AM डिपार्चर, अराइवल होगा लेट्स से 3 घंटे लगते हैं, 8 9 10 11 11:30 AM पर दिल्ली में अराइवल होगा। तो जैसे ही मैंने इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो इसके साथ मैंने बहुत सारी रनिंग एक्टिविटी जोड़ी कि किस डेट को कितनी बजे उड़ेगा, किस डेट को कितनी बजे ये अराइव होगा, कौन से एयरपोर्ट से उड़ा, डिपार्चर हुआ, कौन से एयरपोर्ट पे ये अराइव हुआ, इस फ्लाइट का नंबर क्या है, फ्लाइट नंबर होता है, जी हां, अगर आप इंडिगो की फ्लाइट देखेंगे तो 6C से स्टार्ट होती हैं, एयर इंडिया की AI से स्टार्ट होती हैं, तो इस फ्लाइट का नंबर दिया गया लेट्स से AI 1024, ऐसा। फिर टाइमिंग सेट कर दी गई, फिर इस फ्लाइट में क्रू बताया गया कि कौन सा क्रू इसको उड़ाएगा, कौन सा फ्लाइट अटेंडेंट्स का क्रू होगा, सारी चीजें, इतनी सारी चीजें इसमें अटैच की गई, तब जाके ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट एक फ्लाइट बन गया। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? क्या कहा मैंने? बोलो 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 बोलो, डिफरेंस समझ में आया? तो एयरक्राफ्ट को फ्लाइट में कन्वर्ट करने के लिए उस एयरक्राफ्ट की रनिंग टाइम की एक्टिविटीज का इंफॉर्मेशन मैंने जोड़ा। सेम चीज है बाबू यहां पे, किसमें? प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस में। अच्छा, आप में से सब लोगों ने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है? क्या आप सब लोगों ने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है? है ना? C++ में प्रोग्रामिंग करी है ना? तो मान लो आपने एक कोड लिखा, इतना तो बिना किसी की हेल्प के लिख ही देते थे हम, फिर अपने दोस्त की ही हेल्प लेनी पड़ती थी। ये बताना क्या लिखा? इंटीजर A B C A=5, B=10, C=A+B, प्रिंट F %D, C। ये एक बेसिक सा कोड लिख दिया मैंने। अब देखो एक्चुअली ये है क्या, ये प्रोग्राम है जो आपने लिखा है, बट जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे, तो इस प्रोग्राम के साथ रन टाइम एक्टिविटी जुड़ जाएगी। वो रन टाइम की एक्टिविटीज क्या है थोड़ी देर में मैं बताता हूं। तो जैसे ही ये प्रोग्राम आपने रन करने की कोशिश करी, तो ये रन करने में क्या होगा, ये जो वेरिएबल्स आपने बनाए इनकी जगह बनेगी, मतलब डेटा। वेरिएबल्स मतलब कि डेटा। ए को कुछ स्पेस मिलेगी मेमोरी में कहीं, बी को स्पेस मिलेगी, सी को स्पेस मिलेंगी ताकि ये वेरिएबल्स बन जाए मेमोरी में कहीं पे। इनकी आपने वैल्यू बनाई, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये प्रोग्राम के अलावा प्रोग्राम का डेटा और भी दूसरी चीजें
इन्वॉल्व होंगी इस रन टाइम एक्टिविटी के अंदर, और ये प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा प्रोसेस में। तो जब भी कभी हम बात करते हैं कि एक प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम है जो आपने लिखा हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है, पर जैसे ही कोई प्रोग्राम रन करने गया, एग्जीक्यूशन में आया, तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो एक बेसिक आइडिया शायद आपको यहां लग गया होगा कि प्रोग्राम जो है वो क्या है और प्रोसेस क्या है। रन टाइम एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर में और पता चलेगा, थोड़ी देर में और पता चलेगा, ठीक है। तो अब एक अलग अलग पर्सपेक्टिव में प्रोसेसेस की कुछ कुछ डेफिनेशन है। इट्स जस्ट द थियोरेटिकल पार्ट, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मजा आता है स्टूडेंट्स को, नोट्स में कुछ कुछ दिखता है, पीपीटी में दिखता है, और ये सर ने बहुत कुछ लिखा है इसलिए लेके आ गया मैं। एग्जीक्यूशन यूनिट सीपीयू का, कि सीपीयू क्या एग्जीक्यूट करेगा एट ए टाइम, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। सीपीयू के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या शेड्यूल होगा सीपीयू पे रन होने के लिए, एक प्रोसेस होगी। प्रोग्राम का इंस्टेंस एक प्रोसेस है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस है, डेफिनेशंस हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेन पार्ट तो ये है कि एक प्रोसेस को आप एज अ डेटा स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसका एक डेफिनेशन है, प्रोसेस का एक रिप्रेजेंटेशन या इंप्लीमेंटेशन है, प्रोसेस पे कुछ ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रोसेस के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। ये चार चीजों को थ्रू आपको हम बता देंगे कि एक्चुअल में एक प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ये चारों चीजें कवर होने के बाद प्रोसेस की डेफिनेशन इज नथिंग बट द प्रोग्राम, नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का सेट। जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रोग्राम की डेफिनेशन है या प्रोसेस की डेफिनेशन है। प्रेजेंटेशन, एक प्रोसेस की प्रेजेंटेशन क्या होती है, यहां से आपको रन टाइम एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। ओएस कोड्स आर इन असेंबली लैंग्वेज, आप देखो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, देखो जरा। चलो, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ईच प्रोसेस is stored in memory in 4 sections। 4 सेक्शंस में एक प्रोसेस को जो है स्टोर किया जाता है, एक पूरी प्रोसेस को। द वे प्रोग्राम इज और प्रोसेस इज स्टोर्ड इन रैम, बिल्कुल वही प्रेजेंटेशन है। और वो किस तरीके से स्टोर है देखते हैं जरा, समझाते हैं आपको थोड़ा सा। क्या मैंने आपको यह बताया कि जो आपकी मेन मेमोरी रैम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इसके अलावा दूसरी प्रोसेस होती है, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स की प्रोसेसेस यहां पे होती हैं, होते हैं। अगर आप इनमें से एक प्रोसेस को उठाओ, कोई भी एक प्रोसेस, तो वो एक प्रोसेस जो है उसका स्टोरेज 4 अलग अलग सेक्शन में होता है। वो 4 सेक्शंस क्या हैं, एक होता है कोड या टेक्स्ट सेक्शन, दूसरा होता है डेटा सेक्शन, तीसरा होता है रन टाइम हीप, और चौथा होता है स्टैक, रन टाइम स्टैक। ये 4 सेक्शंस होते हैं। अब ये 4 सेक्शन बनाए क्यों गए, ताकि अलग अलग जो आपका डेटा या कंटेंट है प्रोसेस का, उनको अलग अलग जगह पे रखें। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल नाम की चीज सुनी है? जस्ट अ कंफर्मेशन आई वांट टू नो, क्या आपने प्रोग्रामिंग में लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल की बात सुनी है? क्या दोनों में अंतर आता है? क्या दोनों में डिफरेंस आता है? यस, अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो इसलिए है क्योंकि लोकल वेरिएबल कहीं और स्टोर होते हैं, ग्लोबल कहीं और स्टोर होते हैं।
उनको बनाने का और उनको मेमोरी से हटाने का तरीका अलग अलग होता है। शायद आपने बाय चांस कभी सुना हो कि लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूशन तक, कि वो फंक्शन जब कॉल होगा तब लोकल वेरिएबल मेमोरी में बनेगा, फंक्शन खत्म, लोकल वेरिएबल मेमोरी से हट जाएगा। पर ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है जब तक पूरा प्रोग्राम रन होता है। वो कैसे, क्यों, यहां से आपको समझ में आएगा। यहां से आपको समझ में आएगा कि जो कोड सेक्शन है उसमें आपका प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस रखे होते हैं। जो आपका प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ कोड सेक्शन में रखे हुए हैं। इसके अलावा बाकी की तीनों चीजें आपके रन टाइम एक्टिविटी का पार्ट है, कि जो प्रोग्राम रन करने आया तो वो मेमोरी में प्रोसेस बन के आएगा रैम में, और उसमें ये 3 सेक्शन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के अलावा डेटा सेक्शन है। इस डेटा सेक्शन में क्या होता है, इस डेटा सेक्शन में होते हैं आपके सारे ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। अगर आपने कोई स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं तो वो सारे यहां पे स्टोर रहते हैं। कहां पे, डेटा सेक्शन पार्ट में। तो उनको जगह कहां मिलती है, इस डेटा सेक्शन पार्ट में मिलती है। ठीक है, फिर हीप में क्या होता है कि रन टाइम पे अगर मेमोरी की जरूरत है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहां से दिया जाता है, हीप में दिया जाता है। तो अगर सी प्रोग्राम में आपने कभी malloc calloc नाम के फंक्शंस पढ़े हैं तो जो malloc calloc के थ्रू मेमोरी एलोकेट होती है वो कहां से होती है, हीप से। इसीलिए हीप के ऊपर ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई है ताकि आपने अगर रन टाइम पे एलोकेशन किया तो ये खाली जगह हीप को मिल जाए और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाए। इसीलिए मैंने ये एरो लगाया, क्योंकि हीप में अगर आपने रन टाइम पे अलोकेशन कराया डायनेमिकली, नई कोई मेमोरी अलोकेट कराई तो वो यहां से मिलेगी। हाँ जी, ये खाली जगह छोड़ रखी है ताकि हीप एक्सटेंड हो जाए। स्टैक में क्या होता है, ओहो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैक में होता है आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड। बाय चांस कभी नाम सुना हो, अच्छी बात है, नहीं सुना है तो प्रोग्रामिंग में या डेटा स्ट्रक्चर में या कंपाइलर डिजाइन में सुनोगे। यहां पे होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या क्या होता है इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर, इसके अंदर आते हैं लोकल वेरिएबल्स। अगर आपने फंक्शन कॉल करते वक्त कोई पैरामीटर्स दिए हैं तो वो फंक्शन पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल करते टाइम पे आपको जहां रिटर्न में जाना है वो रिटर्न का एड्रेस, ये सब होता है बेसिकली। तो सुनिए, देखिए जरा, जब एक प्रोग्राम रन होता है तो वो प्रोसेस बनता है और उसको प्रोसेस बनते टाइम पे इतनी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं कि स्टैक बनता है, उसका हीप बनता है। देखो ये स्टैक भी जो है वो भी रन टाइम पे उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज भी होती है। वाई डेटा डिवाइडेड टू टाइप से, अनइनिशियलाइज, इनिशियलाइज हमारे और सेमेस्टर में था गौतम बाबू। जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो, अगर आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ये अनइनिशियलाइज्ड। ये सेमेस्टर की चीजों को यहां थोड़ी माइंड करते हैं, प्रोग्रामिंग की। अनइनिशियलाइज्ड है मतलब उसमें कोई वैल्यू पहले से रखी नहीं है आपने। इनिशियलाइज्ड है मतलब डेटा डाल दिया आपने, कोई इनिशियल वैल्यू डाल दी। अंतर कुछ ही नहीं है उसमें। प्रोग्रामिंग पढ़ोगे सब समझ जाओगे। अभी ये बताओ कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? प्रोसेस डाउन टू अप चलते हैं कि अप टू डाउन? डाउन टू अप क्या होता है? स्टैक और एक बार समझा दो। अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल बनाए तो वो लोकल वेरिएबल्स स्टैक में बनते हैं। अगर आपने फंक्शन पैरामीटर है, फंक्शन को कॉल करते टाइम पे फॉर्मल जिन्हें बोलते हैं, वो भी स्टैक में बनते हैं। तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो, कोई भी फंक्शन कॉल करते हो, प्रोग्राम में फंक्शन होते हैं ना,
अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग का एबीसीडी पता है। तो जब आपने मेन फंक्शन से कोई लेट्स से फंक्शन 1 कॉल किया, तो जैसे आपने एक फंक्शन कॉल किया तो इस फंक्शन में अगर कोई यहां पे पैरामीटर्स हैं या लोकल वेरिएबल आपने बनाए हैं यहां पे तो इनको जगह कब मिलती है? जब फंक्शन कॉल करते हो तब। कहां पे? मेमोरी में। तो ये मेमोरी में स्टैक में बनते हैं जब फंक्शन कॉल किया तब। और जैसे ही ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, वापस गए, तो स्टैक में से वो सारे लोकल वेरिएबल और फंक्शन के पैरामीटर हट जाते हैं जो उस फंक्शन के थे, इस फंक्शन के थे। इसीलिए ये स्टैक का साइज जो है वो घट बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इसीलिए मैंने एरो लगाया कि जब आपने फंक्शन कॉल किया स्टैक में, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड इन सारी चीजों का बन जाएगा, फंक्शन कॉल खत्म, स्टैक से हट जाएगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में जगह है। डेटा सेक्शन, कोड सेक्शन फिक्स साइज का होता है कि एक बार बन गया उतनी साइज का है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, चेंज नहीं होगी इसकी साइज। स्टैक और हीप में चेंजेस आएंगे रन टाइम पे, इसलिए वहां पे एरो लगाया हुआ है। ठीक है। तो एक प्रोसेस को प्रोसेस बनाने के लिए, एक प्रोग्राम को प्रोसेस बनाने के लिए प्रोग्राम के टेक्स्ट में, उसके कोड में, उसके इंस्ट्रक्शंस में ये चीजें भी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी, तब जाके वो प्रोसेस बनता है। तो प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है। प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम को कहते हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब कोई प्रोग्राम रन होने आया, वो प्रोसेस बना तो उसको ये सब का स्पेस मिलेगा मेन मेमोरी के अंदर। रन टाइम एक्टिविटी, इसके अलावा और भी कुछ होता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा बहुत कुछ होता है। सर ओवरलैपिंग का ओएस प्रिवेंट करता है? नहीं बेटा, ओवरलैपिंग का ऐसा है कि स्पेस जो है स्पेस है, स्टैक को जितनी स्पेस दी है उतनी ये आगे यूज कर लेगा, खत्म। जहां पे नया एलोकेशन आ गया हीप का, वो बस खत्म, स्टैक ओवरफ्लो बोल दिया जाता है। एक लिमिटेड स्पेस मिलती है, वो लिमिटेड स्पेस के बाद स्टैक जो है ओवर हो जाता है, उसके बाद बोल दिया जाता है कि अब स्पेस नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। ठीक है। प्रोसेस कोलिजन कैसे मैनेज होता है? प्रोसेस कोलिजन मतलब कि ये प्रोसेस यहां से यहीं तक है, इसको स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी है, ये दूसरी प्रोसेस का स्पेस यूज नहीं कर पाएगा मेन मेमोरी के अंदर। अब ये जो चीज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, इसके लिए हम मेमोरी मैनेजमेंट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें पता चलेगा मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, कि ये प्रोसेस को कितनी कैसी जगह मिलेगी मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, ताकि ये प्रोसेसेस एक दूसरे से परेशान ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। ये पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे, अलग अगले चैप्टर्स में आएगा। पहले इतना समझो जो मैंने बताया है, जो समझाया है, इतना अगर समझ में आया है तो ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब आप बिना बेस कंडीशन के रिकर्शन चलाते हैं, तब आप बिना बेस कंडीशन लिखे रिकर्शन चलाते रहो, एक लेवल के बाद स्टैक ओवरफ्लो की आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए, कुछ ऑपरेशंस हैं जो प्रोसेस पे हो सकती हैं। प्रोसेस क्रिएट हो सकती है, सीपीयू पे रन करने के लिए शेड्यूल हो सकती है, वेट करा सकते हैं, प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये आपको कल तक सीखने को मिल जाएगा कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। मेनली आपको ये सीखना है जो आज आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। हीप में ओवरफ्लो होता है? बिल्कुल होता है, हीप में बिल्कुल ओवरफ्लो होता है। हीप में ओवरफ्लो तब होता है जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराते 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 आपने हीप की पूरी मेमोरी को एग्जॉस्ट कर दिया। तो जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराते हो एमएलॉक या सीएलॉक के थ्रू, तो यहां से रिटर्न क्या आता है? एड्रेस, जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस। अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाती है तो एड्रेस में आ जाएगा नल। सी प्रोग्रामिंग में हम ऐसा सीखते हैं कि अगर एमएलॉक ने नल रिटर्न किया, इसका मतलब स्पेस अलोकेट नहीं हुई। तो जब स्पेस एग्जॉस्ट हो जाएगी तो नल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बची ही नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोसेस। जब कोई प्रोग्राम
रन करने के लिए आता है और प्रोसेस बनता है, तो वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को प्रोसेस तो बना दिया जाता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ओएस जो है वो कंट्रोल करने वाला ही प्रोग्राम है। हमारा ओएस जो है कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है, जो सारी प्रोसेसेस को, इन सब को कंट्रोल करता है। इन सब को, सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन करता है? ओएस। तो इस कंट्रोल करने के लिए ओएस जो है इन सारी प्रोसेसेस के कुछ डेटा अपने पास रखता है। अच्छा, आप सब लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, है ना? क्या आप सब लोगों की इंफॉर्मेशन आपके पास, आपके कॉलेज वालों के पास है? आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 12th आपने कब पास की, उसका सर्टिफिकेट, उसका परसेंटेज, इंफॉर्मेशन है ना? आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर है? कॉलेज वालों के पास है ना? यस और नो? यस। क्यों है? ताकि कॉलेज वाले आपको कंट्रोल कर पाए। आपने अगर फीस नहीं दी तो आपके फ़ोन पे या आपके गार्जियंस के फ़ोन पे फ़ोन चले जाए नंबर पे कि भैया फीस सबमिट नहीं हुई है, फीस दे दो। अगर आप कहीं और कॉलेज में, किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं ना, 1-2 साल तक आपकी 12th की मार्कशीट रख लेते हैं कॉलेज वाले। हमारे साथ किया था ऐसा कि 12th की मार्कशीट ली एडमिशन के टाइम पे, ओरिजिनल वाली, और रख ली, दी ही नहीं, 2 साल बाद दी। जब याद, हमें तो याद नहीं था, उन्होंने रिटर्न करी तब याद आया, ओहो 12th की मार्कशीट तो इनके पास पड़ी हुई थी। क्यों? ताकि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने ना चले जाओ, है ना? तो आपके कॉलेज के पास आपकी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है ताकि वो आपको कंट्रोल करे। सेम टू सेम है, सारी प्रोसेसेस की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है, छुपा के रखता है, इनको एक्सेस नहीं देता उन पे। और वो इंफॉर्मेशन है, इन प्रोसेसेस के एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन में है क्या एग्जैक्टली? इन इंफॉर्मेशन में है कि जब भी कोई प्रोसेस बनती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूनिकली एक्सेस करने के लिए हर एक प्रोसेस को एक आईडी देता है। हर एक प्रोसेस का एक यूनिक आईडी होता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोसेस को उसके उस आईडी से आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सी वाली प्रोसेस है। तो हर एक प्रोसेस को ओएस एक पीआईडी, प्रोसेस आईडी देगा। इसके अलावा उस प्रोसेस ने कौन कौन सी डिवाइस को कैप्चर कर रखा है, यूज कर रखा है, कि ये वाले प्रोसेस के पास ये वाली डिवाइसेस अभी यूज हो रही हैं, वो सारी डिवाइसेस की लिस्ट होती है। फिर उस प्रोसेस का टाइप, ये प्रोसेस कौन से टाइप की है, क्या ये प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस है, या ये प्रोसेस ड्राइवर प्रोसेस है, या फोरग्राउंड प्रोसेस है, या बैकग्राउंड प्रोसेस है, कैसे चल रही है प्रोसेस, उसका टाइप। प्रोसेस की साइज, जब ये प्रोसेस मेन मेमोरी में स्टोर हुई है तो कितने एमबी की है, 15 MB, 20 MB, 25 MB, 2 MB, 3 MB, कितनी MB की प्रोसेस है ये, उसका साइज। मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी लिमिट मतलब कि रैम में कौन से एड्रेस से, कौन से लोकेशन से लेके कौन से लोकेशन तक ये प्रोसेस स्टोर्ड है, वो भी ओएस इस लिस्ट में रखता है एट्रीब्यूट्स की। फिर प्रोसेस की प्रायोरिटी, हर प्रोसेस की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। प्रोसेस का स्टेट, कि अभी प्रोसेस कर क्या रही है, करंटली उसका क्या स्टेट है। प्रोसेस की लिस्ट ऑफ फाइल, कि क्या इस प्रोसेस ने कोई फाइल्स ओपन करके रखी हुई है वो। अब देखो एग्जांपल बताता हूं, लिस्ट ऑफ फाइल क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप ढेर सारी अलग अलग फाइल्स ओपन कर सकते हो। मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं जिनको मैं पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐप में ओपन कर सकता हूं। एट ए टाइम अगर मैंने एक पावर पॉइंट फाइल पे डबल क्लिक किया मेरी हार्ड डिस्क से, तो वो एक फाइल ओपन होगी उस पीपीटी नाम के सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसने ओपन करके रखा हुआ है वो फाइल, कौन सा वाला, लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 3, जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसकी पीपीटी है मेरे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 3 वाली फाइल ओपन करके रखी हुई है। तो ये सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल कौन सी ओपन की हुई है इसमें, मैंने लेक्चर नंबर 3। तो जो फाइल ओपन की हुई है इसकी भी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है कि इस सॉफ्टवेयर के रनिंग में कौन सी वाली फाइल ओपन है। ठीक है,
एक चीज समझ में आ गई? हाँ जी। दूसरी चीज, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस क्या है? देखो, मैं अभी अपने कंप्यूटर सिस्टम से तुम्हारे स्क्रीन पे लाइव दिख रहा हूं, है ना? मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइव आ रहा हूं, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ओबीएस स्टूडियो। ओबीएस स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं लाइव आ रहा हूं आपके पास अभी। इस ओबीएस स्टूडियो के पास ये सॉफ्टवेयर है, रनिंग में है अभी। इस ओबीएस स्टूडियो के पास मेरे दो हार्डवेयर या दो डिवाइसेस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, वो यूज हो रहे हैं। एक है मेरा माइक्रोफोन ये वाला जो इससे कनेक्टेड है, और दूसरा है मेरा कैमरा जो इससे कनेक्टेड है। ये दो डिवाइसेस ऐसी हैं जो इस ओबीएस स्टूडियो के पास है। अब अगर मैं इसी लाइव क्लास को चलते चलते अगर मैंने जूम नाम की एक एप्लीकेशन ओपन की या गूगल मीट नाम की एक एप्लीकेशन ओपन की, गूगल मीट को यह कैमरा का एक्सेस नहीं मिलेगा, यह माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं मिलेगा। गूगल मीट में कैमरा का कुछ भी फीड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कैमरा तो इस ओबीएस के पास है ना। तो अगर एक डिवाइस कैमरा या एक डिवाइस माइक्रोफोन इस ओबीएस के पास है, तो वो फिर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर उसको यूज नहीं कर पाएगा। दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी आपके कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसेस हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के पास हैं, वो उसकी लिस्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहां मेंटेन करता है। समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बात इन दोनों चीज की बची है। ये क्या है? जीपीआर होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, पीसी होता है प्रियंका चोपड़ा, नहीं, प्रोग्राम काउंटर। देखो बताता हूं है क्या सीन यहां पे। बड़ा इजी सी चीज है। कोई भी प्रोसेस कोई भी प्रोसेस जो प्रोग्राम से प्रोसेस बनी है, तो वो प्रोसेस जब बनती है तो उस प्रोसेस की आईडी, कौन सी डिवाइसेस इसको चाहिए या अभी उसके पास है उसकी लिस्ट, कौन सी फाइल इस प्रोसेस में ओपन है उसकी लिस्ट, प्रोसेस का स्टेट अभी आपको एक आध दिन में समझ में आ जाएगा क्या होता है। हर एक प्रोसेस का एक प्रायोरिटी नंबर होता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, उसके बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रन करा लेता है। हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस को जल्दी रन कर सकते हैं, लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो थोड़ा सा उसको डिले किया जा सकता है। ऐसे हर एक की प्रायोरिटी होती है प्रोसेस की। मेमोरी में उसकी लिमिट, साइज, टाइप, ये सब सारी चीजें बनती हैं। एक कलेक्शन या बंडल बनता है उसका, जिसको कहा जाता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये रजिस्टर्स की बात जो मैंने यहां बोली है ना, ये दोनों की मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। पहले ये सुनो, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है किसका? ये सारी इंफॉर्मेशन का एक पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है। और वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। इस यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है ताकि प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जा सके। प्रोसेसेस की वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि ये है ओएस अपने पास रखता है। तो आप इमेजिन करो ऐसा कुछ सिनारियो जहां पे ये है आपका मेन मेमोरी रैम, जहां पे ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, और आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक P3 है। तीन प्रोसेसेस रैम में रखी हुई हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तीन पीसीबी होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे। P1 का अलग होगा एक, P2 का अलग होगा एक, और P3 का अलग होगा एक।
ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में यहां पे ओएस अपने पास बना के उसको रखता है, ताकि क्या हो, हर एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन ओएस के पास रहे। कौन सी? ये सारी इंफॉर्मेशन, हर एक प्रोसेस का अलग पीसीबी। ये किस पार्ट में रहेगा? ओएस पार्ट में रहेगा। तो पीसीबी में जितना एट्रीब्यूट उस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन में लगता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें, एट्रीब्यूट मतलब एक पैरामीटर, हर एक पैरामीटर की इंफॉर्मेशन यहां रहेगी, हर एक चीज की। मतलब P1 का PID भी होगा, ये सारी चीजें भी होंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, P2 का अलग, P3 का अलग, सबका अपना अपना पीसीबी रहेगा। इतना समझ में आया? बेसिक सी चीज समझ में आई? P1 P2 P3 का पीसीबी, हर एक प्रोसेस का पीसीबी यहां रहता है, उनका एट्रीब्यूट रहता है। एट्रीब्यूट का कलेक्शन पीसीबी कहलाता है, ऑल्सो नोन एज प्रोसेस डिस्क्रिप्टर। इसको प्रोसेस डिस्क्रिप्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब होता क्या है? होता यह है कि ये यहां पे प्रोसेस के बारे में जब हमने इंफॉर्मेशन रखी है ना, रखी, जी हां, हम बोलते हैं कि सर जितनी भी 3 प्रोसेसेस का ये P1 P2 P3 है, तो P1 P2 P3 यहां जो लिखा है, ये इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये हर एक प्रोसेस का ये 4 सेक्शन, ये P1 है, P2 है, P3 है, उनके 4 सेक्शन रहेंगे यहां पे। और इन प्रोसेसेस का पीसीबी या कंट्रोलर जो है वो ओएस के पास यहां पे रहता है ना? अब बात समझ में आएगी आपको कि जब हम बोलते हैं कि सर प्रोग्राम नंबर P1 रन हो रहा है सीपीयू में, अगर सीपीयू में हम बोलते हैं कि सर प्रोसेस नंबर 1 सीपीयू के अंदर रन हो रही है, तो जब प्रोसेस नंबर 1 सीपीयू के अंदर रन होती है, तो क्या ये उठ के जाती है वहां पे? नहीं, ये तो यहीं रहता है। ये जो P1 है वो उसका पूरा प्रोसेस का कोड या प्रोग्राम, उसके सारे वेरिएबल्स मेन मेमोरी के अंदर ही रहते हैं। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि P1 यहां पे गई? कैसे बोल सकते हैं कि P1 यहां पे रन होने गई? हम P1 का ये जो पीसीबी का कंटेंट है थोड़ा यहां डालते हैं सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सीपीयू के अंदर यहां पे छोटे छोटे मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स बोलते हैं। बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, R1 R2 R3 लाइक दिस। कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर लाइक दिस। तो जब हम कहते हैं कि कोई प्रोसेस P1 सीपीयू के अंदर गई है, इसका मतलब है कि उस प्रोसेस का इस पीसीबी में जो रजिस्टर्स का कंटेंट था ये वाला, कि उसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहां रखी हुई थी हमने, वो यहां प्रोग्राम काउंटर के रजिस्टर में डाल दी। यहां उसके जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वैल्यूज रखी हुई थी, यहां डाल दी। उसके एड्रेस रजिस्टर की वैल्यू रखी हुई थी, डाल दी। उसका जो भी कुछ रखा हुआ था सब हमने यहां डाल दिया। जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जनरल पर्पस रजिस्टर, जितने भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं उन सब की वैल्यू हमने यहां लोड कर दी। तो उससे क्या होगा? प्रोसेस रन होना चालू हो जाएगी इन रजिस्टर्स की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने इन रजिस्टर्स की फील्ड को पीसीबी में रखा, ताकि जब भी कोई प्रोसेस जो है रन होने जाए तो उनमें इनिशियल प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, इनिशियल ये सारी वैल्यूज कहां से आएंगी? इसके पीसीबी से यहां आ जाएंगी, इसके पीसीबी से कहां आ जाएंगी? सीपीयू के रजिस्टर्स में आ जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई?
पीसीबी जाता है या P1 का ओएस वाला कंटेंट? पीसीबी ही है बेटा जी, पीसीबी का कंटेंट ही जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में P1 का पीसीबी का कंटेंट रखा हुआ है, ओएस ने अपने पास में पीसीबी रखा हुआ है। ओएस ने अपने पार्ट में अंदर जो है P1 का पीसीबी रखा हुआ है। पीसीबी में क्या है? ये सारा कंटेंट है। ये सारा कंटेंट सीपीयू के अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर वाली चीज, प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, सारे जितने रजिस्टर वाली चीजें हैं बस वही सीपीयू के अंदर जाएंगी ताकि प्रोसेस एग्जीक्यूशन आगे बढ़े। अब देखो, आपको ये रजिस्टर वाला जो पार्ट है वो और बेहतर समझ में आएगा जब आपका सीओए नाम की चीज पढ़ ली जाएगी आपके थ्रू। सीओए में हम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है सीपीयू के अंदर, तो प्रोग्राम रन करने के लिए सीपीयू के अंदर कुछ छोटे छोटे मेमोरीज होती है जिन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर होता है जो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है, एक एड्रेस रजिस्टर होता है जो मेमोरी एक्सेस करने के काम आता है, एक डेटा रजिस्टर होता है, एक स्टेटस रजिस्टर होता है, फिर बहुत सारे अलग अलग जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, R1 R2 R3 इस तरीके से। तो सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं। ये मेमोरीज जो हैं इन्हें कहते हैं रजिस्टर। ये प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करने में मदद करती हैं कि प्रोग्राम का एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर उठ के जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर अगला, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर अगला, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, और उन एग्जीक्यूशन से इनकी वैल्यूज बदलती रहती हैं। तो जब प्रोग्राम आधा अधूरा एग्जीक्यूट होता है तो इनकी वैल्यू कुछ और होती है, और आगे एग्जीक्यूट होता है तो इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो जब भी कोई प्रोग्राम शुरुआत में रन होने जाएगा तो उसके लिए इन रजिस्टर्स में कोई तो वैल्यू चाहिए, कोई तो जो वैल्यू है वो चाहिए, है ना। तो वो वैल्यू कहां से आएगी? जब कोई प्रोग्राम रन करने के लिए जाता है तो उन रजिस्टर्स की वैल्यू यहां से जाती है पीसीबी के अंदर। हर एक रजिस्टर की वैल्यू यहां पे स्टोर्ड रहती है, वो वैल्यू लोड हो जाती है कहां पे जाके? सीपीयू के अंदर जाके। ठीक है। अब देखो, एक डेफिनेशन आती है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट इज नथिंग बट कंटेंट ऑफ पीसीबी ऑफ अ प्रोसेस कलेक्टिवली नोन एज कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ये क्या है ये बता देता हूं मैं थोड़ी देर में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अज्यूम एक प्रोसेस का पीसीबी है, कुछ ऐसा दिखता है। उस प्रोसेस का पीआईडी है P1, उसका कोई स्टेट है XYZ, लेट्स से स्टेट है इसका रेडी टू रन, इसकी प्रायोरिटी नंबर दे रखा है हमने 3, और भी बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो जब प्रोसेस का पीसीबी का ये जो कंटेंट है कि पीआईडी में क्या है? P1 है, स्टेट में क्या है? रेडी है, प्रायोरिटी नंबर क्या है? 3 है, प्रोग्राम काउंटर ये, एड्रेस रजिस्टर ये, जीपीआर ये, अलग अलग जितनी भी फील्ड हैं इन सब फील्ड की कोई ना कोई तो वैल्यू रहती होगी ना, रहती होगी ना। उन वैल्यूज को कहा जाता है कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस क्या कहते हैं? पीसीबी का कंटेंट को कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, आपको ना बड़ा मजा आएगा ये समझने में। ये है सीपीयू, ये है आपका मेमोरी, आपका मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम का। आपका मेमोरी यहां नहीं बना पाऊंगा, दिखता तो वो भी डब्बे के जैसा ही है, फालतू का डेटा उसमें बहुत है, गार्बेज ही गार्बेज भरा हुआ है, फालतू की चीजें, बट फिर भी यहां नहीं बना पाऊंगा। अज्यूमिंग कि यहां पे 3 प्रोसेसेस आपके मेन मेमोरी के अंदर हैं, P1 P2 और P3। P1 के वो 4 सेक्शन है, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एटसेट्रा। P2 का भी है, P3 का भी है। ओएस के अंदर
P1 का पीसीबी है, P2 का भी पीसीबी अंदर है और P3 का भी है। तीनों प्रोसेसेस के पीसीबी यहां रखे हुए हैं। पीसीबी में क्या क्या है? पीसीबी में सब कुछ है कि प्रोसेस P1 का आईडी है, प्रोसेस P1 का स्टेट है, मेमोरी लिमिट है, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू है। अज्यूम करते हैं कि P1 के पीसीबी का कंटेंट हमने सीपीयू के अंदर डाल दिया था, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहां डाल दी थी, दूसरे जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब की वैल्यूज यहां डाल दी थी, और अज्यूमिंग P1 is running in CPU। अब यहां पे हम ये बात समझते हैं कि अज्यूम करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम P1 को आधे रास्ते में रोकना चाहता है। P1 सीपीयू के अंदर रन हो रहा है, जी हां, पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है P1 को आधा कंप्लीट होने के बाद रोकना चाहता है और किसी दूसरी प्रोसेस को सीपीयू पे रन करना चाहता है। रिक्वायरमेंट बता रहा हूं मैं, ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि P1 थोड़ी रन की, पूरी कंप्लीट नहीं हुई, आधी रन हुई कहीं, और चाहते हैं हम कि P1 को रोका जाए और किसी दूसरी प्रोसेस P2 को सीपीयू पे रन किया जाए। अब मेरी बात बताओ, एक बात बताओ कि P1 को अगर आधे अधूरे रास्ते पे रोका गया, किसी दूसरी प्रोसेस को अभी सीपीयू पे रन करने दिया जाए, बाद में अगर वापस P1 रन करने आएगी, तो क्या P1 शुरुआत से वापस से रीस्टार्ट होके रन करेगी या जहां पे वो आधा रन हुई थी उसके आगे रिज्यूम करेगी? तुम बताओ कि क्या P1 को हम शुरुआत से वापस से रीस्टार्ट करेंगे या जितना रन कर दिया था पहले उसके आगे रिज्यूम करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं, हम रिज्यूम ही करेंगे। इतनी देर से जो P1 रन कर गई है उसकी प्रोग्रेस हम क्यों लूज करेंगे? इतनी देर तक जो P1 ने रन किया है उसके आगे ही बढ़ेंगे ना हम। उसको आधा अधूरा रन करने के बाद अगर हमने रोक दिया था और वापस से उसका चांस आता है कि वो सीपीयू पे रन करे, तो मैं तो चाहूंगा रिज्यूम करे। पर वो रिज्यूम करेगा कैसे? रिज्यूम करने के लिए जो उसका पहले रन करा हुआ जो भी स्टेटस था उसे कहीं तो जाके सेव करना पड़ेगा ना। यस और नो? तो होता क्या है कि अगर रनिंग प्रोसेस को रोका जाए तो उसके जितने भी रजिस्टर्स का कंटेंट है उनको यहां से कॉपी करके और पीसीबी में डाल दिया जाता है। तो पीसीबी में पुरानी प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू थी वो यहां से अब अपडेट हो गई। रजिस्टर्स के जितनी भी रजिस्टर सीपीयू के अंदर हैं उन सब की वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया गया। कहां पे? पीसीबी में। क्योंकि हमने देखा है कि सर पीसीबी में हर एक रजिस्टर के लिए एक फील्ड है। बिल्कुल है। तो जो भी सीपीयू के अंदर करंटली प्रोसेस रन हो रही है और उस प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सारे रजिस्टर्स की वैल्यू उठा के उसके पीसीबी में डाल देते हैं। और जो नई प्रोसेस रन होने आई है उस प्रोसेस के रजिस्टर्स की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो नई प्रोसेस है वो नई प्रोसेस अपने पीसी, अपने रजिस्टर्स के हिसाब से रन करेगी। आई बात समझ में क्या कहा मैंने? तो अगर एक प्रोसेस को रोका तो उससे रिलेटेड जितने भी रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो सीपीयू से बाहर आई और उसके पीसीबी में गई, और दूसरी प्रोसेस जिसको रन करने भेजना है सीपीयू में उसके रजिस्टर्स की वैल्यू जहां पीसीबी में रखी थी वहां से वो सीपीयू में लोड हो गई ताकि वो प्रोसेस अपने तरीके से चले। तो वही एक सिंगल पीसीबी है, उस पीसीबी के अंदर जो वैल्यूज हैं प्रोसेस के रन करते करते वो चेंज होती जाती हैं। थोड़ी देर प्रोसेस P1 चली, उसकी जो भी चेंजेस आए वो
P1 के PCB में डाल दिए, फिर P2 को चांस मिला तो P2 रन हुई। P2 रन हुई तो अपने PCB में जो भी चेंजेस आए, वो रजिस्टर्स में चेंजेस आए, वो चेंजेस PCB में डाल दिए, फिर P3 का चांस आया। तो P3 का चांस आया, P3 के रजिस्टर्स CPU में चले गए, वहां पे जो भी चेंजेस हुए उसको उठाया, इसके PCB में डाल दिया, फिर दूसरी प्रोसेस का चांस आया। ऐसे प्रोसेसेस जो हैं, जब जब भी CPU छोड़ के बाहर आएंगी, उनके PCB का सारा कंटेंट उठा के, उनके रजिस्टर्स का सारा कंटेंट उठा के उनके PCB में डाल दिया जाएगा, ताकि उनकी प्रोग्रेस को हम मार्क कर पाए कि इतनी चल गई है प्रोसेस, ताकि अगली बार वही प्रोसेस अगर CPU में रन करने जाए तो वो प्रोसेस फिर आगे रिज्यूम करे। GUI में ये पता नहीं चलता बेटा, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमको यूजर को कभी जिंदगी में दिख ही नहीं पाएगा कि ये चल रहा है पीछे, क्योंकि ये OS का कंट्रोलिंग पावर है। तुमको दिखेगा ही नहीं कि ऐसा हो रहा है। यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि ये आपको नजर दिखाने लायक है ही नहीं बात, ये OS के बैकग्राउंड स्टोरी है। तो यहां पे एक चीज या एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच। पीसीबी के कंटेंट को क्या कहा हमने? कंटेक्स्ट। पीसीबी के कंटेंट को क्या कहा हमने? कंटेक्स्ट। तो जब कोई एक रनिंग प्रोसेस सीपीयू के अंदर है, ये सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सीपीयू से बाहर आएगी और उसके पीसीबी में कॉपी हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज को क्या बोला हमने? इस प्रोसेस का कंटेक्स्ट। तो ये कंटेक्स्ट उठा, इस पीसीबी में कॉपी हो गया, और दूसरी प्रोसेस का कंटेक्स्ट उठा और सीपीयू में कॉपी हो गया। मतलब P1 प्रोसेस से हमने P2 पे स्विच कर दिया, अब P2 रन होगी सीपीयू के अंदर। ये प्रोसेस को टेक्निकली क्या कहा गया? कंटेक्स्ट स्विच कहा गया। क्या कहा गया? कंटेक्स्ट स्विच कहा गया। तो कंटेक्स्ट स्विच में क्या होता है? कंटेक्स्ट मतलब कि सीपीयू रजिस्टर वैल्यू, सीपीयू के अंदर जितनी भी रजिस्टर की वैल्यूज हैं ऑफ करंट रनिंग प्रोसेस, जो भी करंटली सीपीयू में रन हो रही थी उस प्रोसेस के सीपीयू के रजिस्टर्स की वैल्यू आर, नहीं, context is stored in its PCB। तो जो भी करंट रनिंग प्रोसेस है उसके सीपीयू के रजिस्टर्स की वैल्यू सीपीयू से उठेगी और पीसीबी में जाके स्टोर हो जाएगी। एंड कंटेक्स्ट means same CPU register value of next process, जो हमें अगली प्रोसेस CPU में रन करनी है, is loaded into CPU registers from PCB। कंटेक्स्ट स्विच में डिले होता है यार, अगर ये दोनों काम करने हैं तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा तो डिले तो होगा ही। मतलब P1 P2 प्रोसेस है तो स्विच के टाइम पीसीबी ऑफ स्टोर होगा, पीसीबी 2 रिज्यूम होगा। बिल्कुल सूर्या, बिल्कुल सही बोले। सारे स्पेशल पर्पस एसआरपी के डेटा वापस पीसीबी में जाएंगे या पीसी का जाएगा? सारे जितने भी रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्स का डेटा जाएगा पीसीबी के अंदर, चाहे वो स्पेशल पर्पस हो या जनरल पर्पस हो। सारे रजिस्टर्स का डेटा सीपीयू से यहां जाएगा और पीसीबी में हर एक रजिस्टर का होता है। वैसे मैंने लिखा कम है यहां, सारे रजिस्टर्स का एक एक फील्ड होता है वहां, हर एक रजिस्टर के लिए एक फील्ड होती है। मैंने सारे रजिस्टर्स के नाम लिखे नहीं है पर होता है, बराबर होता है। ओएस में न्यूमेरिकल आते हैं या सिर्फ थियरी आती है? देखो, जिनको लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है वो फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं,
किशन बाबू कंसंट्रेट करो लर्निंग पे, चीजें समझोगे तो क्वेश्चन भी बनेगा और आंसर भी आएगा। ऐसे फालतू के क्वेश्चन करोगे तो ना तो क्वेश्चन बनेगा ना रैंक आएगी। ओल्ड डेटा का क्या होगा? कहां है ओल्ड डेटा? रजिस्टर में। वो ओल्ड डेटा हमने ऑलरेडी सेव कर लिया है ना। और अगर पीसीबी की बात कर रहे हो तो अब चेंज होगा, वो तो अब चेंज होगा ना। पीसीबी की वैल्यू चेंज हुई क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्रेस मार्क करनी है। पहले तक जो प्रोसेस चली थी वो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई तो नई प्रोग्रेस का डेटा यहां पीसीबी में आ जाएगा, पुराना डेटा ओवरराइट हो जाएगा। देखो, जो एक्चुअल लर्निंग पे ध्यान नहीं देता है ना, वो फिर इधर उधर की बातों में ध्यान देता है, और उससे नुकसान मेरा नहीं है। मेरे करियर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं वो तो ध्यान दे नहीं रहे हो, पता नहीं कहां यहां वहां की बातें चल रही हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है। ये चिंता तुम्हारी थोड़ी है कि इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा। चिंता तुम्हारी ये है कि जो टीचर ने समझाया है वो मुझे समझ में आया कि नहीं आया है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने मैं बना पाऊं। अब किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो हम बताएंगे आपको। डीपीपी में, टेस्ट में क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आएंगे। पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इतना एंटिसिपेट करने की चिंता का है तुम्हें? तुम्हारा ध्यान लर्निंग पे, जो भी क्वेश्चन आए आ जाएगा। व्हाट इफ वी रीस्टार्ट दैट प्रोसेस अगेन फ्रॉम बिगिनिंग? देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हम अगर यूजर चाहता है कि हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं प्रोसेस को बंद करके, तो पहले प्रोसेस क्लोज होगी, फिर से रीस्टार्ट होगी, तो नई प्रोसेस बनेगी, नई प्रोसेस का नए सिरे से उसका पीसीबी बनेगा, जो भी रजिस्टर्स के कंटेंट है वो। तो जब भी नए सिरे से आएगा तो नए सिरे से फिर से नई प्रोसेस रन होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम के लिए ओएस रोक सकता है। बेटा, इंस्ट्रक्शन को बीच में नहीं रोक सकते, इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद ही ओएस रोक सकते हैं। सर, कंसेप्ट समझ में आ गया, रनिंग नोट्स कैसे बनाएं समझ नहीं आ रहा है। रनिंग नोट्स बनाने के लिए आपको लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा। लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आपको इतना समझाया मैंने, उसको कम शब्दों में आप लिख सकते हो। आफ्टर सम साइकिल वी नीड टू एक्सेस स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ P1 ओनली। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ P1 एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में P1 के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, वो चेंज होता रहता है। स्टैक में पुश नहीं करेंगे क्या? स्टैक में पुश करेंगे। रिटर्न एड्रेस वो तो फंक्शन कॉल के टाइम पे होता है, प्रोसेस के स्विच के टाइम पे थोड़ी। एक ही प्रोसेस के अंदर अगर फंक्शन कॉल की जरूरत पड़ती है, वही प्रोसेस है अभी सीपीयू के अंदर, जस्ट दैट फंक्शन कॉल हुआ है तो एक अलग चीज है। फंक्शन कॉलिंग अलग है और प्रोग्राम का स्विच अलग है। स्टैक कहां से आया? वही तो बात है, मेरे को भी समझ नहीं आया कि स्टैक कहां से आया। अब उसने डाला तो मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ करना था। कंटेक्स्ट और पीसीबी में क्या डिफरेंस है? पीसीबी एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर हर एक प्रोसेस का कंटेक्स्ट रखा हुआ है। पीसीबी के अंदर पीआईडी रखा है P1, रेडी है इसका स्टेट, प्रायोरिटी है 3, उसे कंटेक्स्ट कहेंगे। डब्बा है डब्बा, डब्बे के अंदर का कंटेंट जो डब्बे के अंदर रखा हुआ है उसे कंटेक्स्ट कहेंगे। प्रोसेस फॉल्ट होता है क्या? नहीं बेटा, प्रोसेस फॉल्ट नहीं होता। रीस्टार्ट, देखो प्रोसेस अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हो तो पहले उसको क्लोज करना पड़ता है। तो अगर प्रोसेस क्लोज हो गई तो वो मेन मेमोरी से हट जाती है, उसका पीसीबी डिलीट हो जाता है, फिर से स्टार्ट होती है तो फिर से उसको मेन मेमोरी में जगह मिलती है, शुरुआत से उसका एकदम नया वाला पीसीबी बनता है, नए सिरे से शुरुआत होती है। कंटेक्स्ट क्या है? ये डेफिनेशन है। प्रोसेस के पीसीबी के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं उन वैल्यूज को कंटेक्स्ट कहा जाता है। रनिंग नोट्स का बता दीजिए बेटा जी। जब मैं एक्सप्लेन करता हूं चीजें, आप सिर्फ सुनिए। लाइव क्लास में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि आप फिर इधर उधर अगर सुनने में या सॉरी लिखने में कुछ चीजें सुनना छोड़ देंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पहले सिर्फ और सिर्फ सुनने पे कंसंट्रेट कीजिए। आपके सेल्फ स्टडी के टाइम पे लेक्चर को दोबारा सुनिए और वहां से बनाइए नोट्स। नोट्स में आपको बहुत लिमिटेड चीजें लिखनी है जो आपको ऑलरेडी समझ में आई हैं, उसका लिमिटेड पार्ट। कंटेक्स्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन, पीसीबी क्या है, कंटेक्स्ट स्विच क्या है, ये सारी चीजें मैंने लिखाई हुई हैं आपको, देखो लिखा है मैंने। एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स बहुत लंबा होता है, जस्ट बिकॉज आपको हर एक चीज को कनेक्ट कर करके बताया जाता है, इसलिए। अदरवाइज आपको इन सबको देख के और बेसिकली एक दो स्टेटमेंट आगे पीछे और ऐड करके नोट्स बन जाएंगे। प्रोसेस कंप्लीट होने पे पीसीबी में क्या आएगा, डायरेक्ट बाहर। देखो जी, प्रोसेस कंप्लीट हो गई, हाँ जी। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुई वो मेन मेमोरी से हट जाती है, इसका पीसीबी भी हट जाता है, खत्म। प्रोसेस गई, खत्म हो गई, तो उसका पीसीबी भी ओएस हटा देता है, मेन मेमोरी से उसका कोड वोड सब हटा देता है, कंप्लीट हो गई। जी, रीस्टार्ट का मतलब ही होता है कि पहले उसे खत्म करो, प्रोसेस को हटाओ, उसके बाद वापस से स्टार्ट करो। आपका कंप्यूटर सिस्टम रीस्टार्ट करने का मतलब पहले पूरा शटडाउन होता है फिर स्टार्ट होता है ना, वैसा ही। तो कंटेक्स्ट स्विच समझ में आया। अब देखो क्या दे रखा है, एक स्टेटमेंट है, while running a process, while running, यहां पे एक सेमीकोलन आएगा, a process can access its PCB from main memory। अगर कोई प्रोसेस सीपीयू के अंदर रन हो रही है, अपना कोड एग्जीक्यूट कर रही है, तो क्या ये प्रोसेस खुद जाके अपने पीसीबी में यहां पे चेंजेस कर पाएगी या इसको रीड कर पाएगी, ये है क्वेश्चन। क्या प्रोसेस अपने पीसीबी को यहां से एक्सेस कर सकती है खुद प्रोसेस? कंटेक्स्ट ऑलवेज सीक्वेंस में होता है, हां जी बेटा जी। क्यों नहीं कर सकती? प्रोसेस अपने कंटेक्स्ट को क्यों एक्सेस नहीं कर सकती? क्योंकि भैया ये ओएस का पार्ट है। ओएस प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए अपने पास रखता है। ये तो वही बात हो गई कि तुमको अपनी यूनिवर्सिटी के मार्क्स को एक्सेस करके एडिट करने की परमिशन हमने दे दी। तुम जाओगे, ओपन करोगे, ये वाले कोर्स में 100 में से 98, इस वाले कोर्स में ग्रेड A+, इसमें A+, इसमें सब में A+ कर दोगे। चाहोगे ऐसा करना? नहीं, है ना? तो किसी भी प्रोसेस को अपने पीसीबी को डायरेक्टली एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको करता है बस। जी, ओएस ही करता है बस। प्रोसेस को कंप्यूटिंग के कंटेक्स्ट में क्या कहा जाता है? प्रोसेस को कंप्यूटिंग के मीनिंग में क्या कहा जाएगा? इनमें से क्या है प्रोसेस? व्हाट इज अ प्रोसेस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छा, ओहो, सिंगल चॉइस दे सकता हूं ना मैं, पोल स्टार्ट कर सकता हूं मैं। दिख रहा है पोल सबको? देखो जरा, 30 सेकेंड का पोल है। अरे पोल 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 के थ्रू आंसर कीजिए क्विकली। A set of instruction to execute a program in execution, piece of hardware, main procedure of the program। आंसर तो बी लागे है, 75%। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉट प्रोसेस। ये है आंसर प्रोसेस का। पीस ऑफ हार्डवेयर, प्रोसेस हार्डवेयर तो नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन है, सी वाली? बताइए, सी जो डेफिनेशन है वो किसकी है? अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ऐसा कौन सा हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है? सीपीयू होता है। मेन प्रोसीजर ऑफ, ये तो मेन फंक्शन की बात हो रही है। मेन फंक्शन प्रोसेस नहीं है। मेन फंक्शन जो है वो प्रोसेस नहीं है। मेन फंक्शन है आपके प्रोग्राम का। तो प्रोसेस क्या है? बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। चलिए, तो आज हमने जो सीखा है कि प्रोसेस 4 सेक्शन में स्टोर होती है। प्रोसेस होती क्या है, प्रोसेस का पीसीबी क्या होता है, और हमने सीखा कि
कोई प्रोसेस जो है उसके बीच में अगर स्विच होता है कि एक प्रोसेस को बीच में रोका जाए और दूसरी प्रोसेस सीपीयू पे रन करें, तो क्या आता है? प्रोसेस जो रन हो रही है उसका कंटेक्स्ट या उसका जो रजिस्टर्स का कंटेंट है उठा के हम पीसीबी में रख देते हैं, और पीसीबी से दूसरी प्रोसेस के पीसीबी से दूसरा प्रोसेस जो अगला रन होने जा रहा है उसका कंटेंट हम रजिस्टर में जाके रखते हैं। सर आपने पीसीबी में पीसी वाले पोर्शन में नेक्स्ट प्रोग्राम का एड्रेस रखता है? हाँ जी बिल्कुल, पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। फोक एटसेट्रा मैं आपको एक स्टेटमेंट सॉरी एक पर्टिकुलर क्लास रहेगी जिसमें हम थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, वहां पढ़ाऊंगा। बेटा क्लास तो अभी 6 PM 4 to 6 ही हो पाएगी। डाउट सेक्शन देख लीजिए, कैसे देखते हैं डाउट सेक्शन? यहां से नहीं दिख रहे मेरे को डाउट्स तो। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, 12-13 स्लाइड ही कवर किया आज तो अपनों ने। देखो एक्चुअल में आज से पढ़ना शुरू किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस 14 स्लाइड ही कवर की है हमने तो आज। बहुत ही कम पढ़ा यार। सर लोकस ऑफ कंट्रोल एक बार बता दीजिए, हाउ अ प्रोसेस इज लोकस ऑफ कंट्रोल। रश्मि जी आपको 2 से 3 दिन में ये पता चल जाएगा जब आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम समझ में आएगा, इसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, ये गेट में आएगा क्वेश्चन कि विश्वदीप सर को कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। एनएटी टाइप का क्वेश्चन बन तो सकता है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना इज नॉट अ बिग डील, लॉजिक आना इज अ बिग डील। अगर आपको यह पता है कि लूप कब लिखा जाता है, किन कंडीशंस में किस तरीके से यूज किया जाता है, तो डज नॉट मैटर कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप लिखना है। आप उसका कंटेक्स्ट या सॉरी सिंटेक्स जो है 1 वीक में सीख सकते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। कोड करना क्या है अगर ये पता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नंबर बढ़ाने से ज्यादा आप अपने लॉजिक पे काम करो कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है कोड लिख के, कौन सा वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर कब यूज करना है, फंक्शन कॉल कब यूज करना है, रिकर्शन कैसे लिखा जाए, उनकी कंडीशंस क्या लिखी जाएगी, इन चीजों पे आप ध्यान दो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 वीक में सीखी जा सकती है अगर आपका कोड लिखने का जो लॉजिक है वो सही है तो। आसान चीज है। हाँ जी, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो है इस नाम से, ज्वाइन कर लीजिएगा। सर अगर पीसीबी में मेन मेमोरी में है तो फिर कंटेक्स्ट स्विच लाइट वेट क्यों है मेन मेमोरी एक्स? नहीं, मैंने लाइट वेट के बारे में तो बात ही नहीं की कि कंटेक्स्ट स्विच लाइट वेट है या कुछ है, इसमें टाइम तो लगता है। कंटेक्स्ट स्विच मेन मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर्स के बीच में होता है। D2D स्टूडेंट्स और बाकी सब्जेक्ट तो समझ आ रहे हैं, बट मैथ हार्ड पड़ता है। देखो जी ऐसा है कि मैथमेटिक्स पढ़ना तो पड़ेगा, जीरो से पढ़ो, जो आपके पास प्रीवियस वाला मैथ छूटा हुआ है उसको पढ़ लो। इंजीनियरिंग मैथ जो है उसको आप स्क्रैच से पढ़ लो, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, पढ़ना तो पड़ेगा। मास्टर्स अगर करना है वहां मैथ बहुत काम आएगा बाबू, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है सर, हीप मेमोरी एक्सेस के कंपैरिजन में लाइट वेट है या कंटेक्स्ट स्विच? मितेश जी मैंने ऐसा नहीं कहा, हीप मेमोरी एक्सेस के कंपैरिजन के बारे में बात ही नहीं की है। कंटेक्स्ट स्विच को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ जी, ये कह सकते हैं कि हम कंटेक्स्ट स्विच जो हमारा है वो प्रोसेस के बीच में है या थ्रेड्स के बीच में है, उससे कंपेयर कर सकते हैं, बट कंटेक्स्ट स्विच में जो जितना टाइम लगना है उतना तो लगना ही पड़ेगा।
डेली कॉलेज बंक करना होता है। रितेश जी थोड़ा आगे पीछे आप मैनेज करिए, मैं भी शुरुआत में थोड़ा स्लो चलने की कोशिश करूंगा कि आप लेक्चर में आओ थोड़ा सा लेट से, तो आप आसानी से 4:30 अराउंड अगर ज्वाइन करोगे, आगे पीछे का थोड़ा सा स्क्रॉल करके पीछे से स्टार्ट करोगे, थोड़ा क्विकली रन करोगे या क्विकली चेक करोगे, तो कहीं ना कहीं मेरे को रोज पकड़ पाओगे। मैं भी कोशिश करूंगा 5-7 मिनट शुरुआत के नॉर्मल बातें करूं ताकि आपका उतना प्रॉब्लम ना आए। सीओए नहीं पढ़ा है ओएस बहुत मुश्किल जाएगा। देखो जिन्होंने सीओए पढ़ा है उनको भी मुश्किल ही जाएगा इनिशियली, आफ्टर 3-4 क्लासेस इट विल बिकम ईजी। सर टाइमिंग का प्रॉब्लम यार ये आ रहा है मुझे कि मैं कुछ भी करके दूसरा टाइम ले नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये वाली क्लास जो है बहुत सारी बैचेस में जा रही है, बहुत सारी, और सबकी कोई ना कोई दूसरे टाइम पे क्लासेस हैं अलग 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 अलग। इसलिए करियर गैप है उनका, मास्टर्स में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बस ये ध्यान रखना कि इस बार ये अच्छी रैंक लानी है। सीओए से इजी है क्या ओएस? मेरे लिए तो दोनों बराबर ही हैं, सब बराबर ही है। इमेजिनेशन यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि चीजें विजुअलाइज होती हैं, जो हम करते हैं उससे रिलेट कर पाते हैं, दिखती हैं चीजें, सीओए में दिखती नहीं है। सीओए नहीं हुआ है आपकी बैच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा सीओए, जब आएगा मैं ही पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, आ जाएगा। पहली बार बेटा जी सब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ये इनको कौन सा कोई बहुत नॉलेज है, जो तुम्हारी क्लास में आए हैं वो भी आपके लेवल के हैं सब, तो इतना इंफीरियर फील मत करो, बस कंसंट्रेट करो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, हम फिर अगली बार मिलेंगे, और आप सब लोगों को बेसिक्स और जो प्रोसेस मैनेजमेंट है उसकी डीपीपी मिल जाएगी, 5-6-7 क्वेश्चन हैं बेसिक बेसिक इजी इजी वाले, सॉल्व कर लेना। वीकली टेस्ट जो है उसका भी आपको कंटेंट जो है मिल जाएगा वीक पे, मजा आएगा आप लोगों को वो करके। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे आप सब लोगों से फिर अगले सेशन में कल दोबारा, प्लीज रिकॉल करके आइएगा। बाय बाय।